आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 281। ड्राइवर को हवा का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो अर्जुन की आकृति गायब हो गई थी। उसकी आवाज़ कांप उठी, शायद आज मैंने सचमुच भूत देख लिया है। मल्होत्रा परिवार के निवास पर जब अर्जुन प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्होंने क्षेत्र के चारों ओर जो संरचना बनाई थी वह नष्ट हो चुकी थी। अब निवास के चारों ओर जो संगठन सक्रिय था वह किसी और द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा निवास की रखवाली 4 विशेषज्ञ भी कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से डाक हॉल से नहीं थे। ये चारों रक्षक दाओयुआन क्षेत्र के साधक थे और अर्जुन जानता था कि हुआक्सिया के डाक हॉल में ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं था, 4 तो बिल्कुल नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों विशेषज्ञ तो सिर्फ रक्षक थे। क्या ये हो सकता है कि रक्त आत्मा संप्रदाय वास्तव में अवतरित हुआ हो? अर्जुन की आंखों में हत्या की भावना धीरे धीरे तीव्र होती गई। ये स्पष्ट था कि चारों पहरेदारों ने भी अर्जुन को देख लिया था। हालांकि अर्जुन ने अपनी आभा छिपा रखी थी, इसलिए उन्हें वह कोई खतरा नहीं लगा। एक पहरेदार आगे बढ़ा और अर्जुन की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, दफा हो जाओ। जानते हो ये कैसी जगह है? अगर नहीं गए तो अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ, अर्जुन ने अपने हाथ पीछे करके शांति से कहा। गार्ड चौंक गया और तुरंत हंस पड़ा। हा, माफ करना, आप शायद हुआक्सिया के मल्होत्रा परिवार को ढूंढ रहे हैं। बदकिस्मती से वे अब मौजूद नहीं हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम यहां से चले जाओ। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके पूरे शरीर में हत्या का जज्बा उमड़ पड़ा। वह एक कदम आगे बढ़ा। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि मल्होत्रा परिवार का क्या हुआ, वरना मैं तुम्हें जान से मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा। अर्जुन की आवाज में गर्मजोशी नहीं थी, लेकिन चारों रक्षकों की नज़र में ये बेहद हास्यास्पद थी। उन्हें मार डालो। हुआक्सिया से कोई उन पर हमला करना चाहता था। यद्यपि हुआक्सिया में मल्होत्रा परिवार को भी एक शीर्षस्थ मार्शल आर्ट परिवार माना जाता था और उनके सामने वाला बच्चा संभवतः एक साधक था, वह अधिक से अधिक अमर आरोहण या मूल क्षेत्र तक पहुंच गया होगा। ऐसा व्यक्ति उनके लिए चींटी से अलग नहीं था, जिसे वे अपनी एक उंगली से कुचल सकते थे। गार्ड उत्साहित था, क्योंकि उसे कमजोरों को यातना देना पसंद था। एक पल में उसके दाओयुआन लोक का आध्यात्मिक दबाव अर्जुन के पूरे शरीर पर छा गया। वह इस बालक को घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगते देखने के लिए बेताब था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। न केवल ये बच्चा घुटने के बल नहीं बैठा, बल्कि उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान भी नहीं था, मानो उस पर आध्यात्मिक दबाव ही न हो। ये कैसे संभव हुआ? वह एक दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ था। हालांकि वह केवल प्रथम स्तरीय दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ था, वह हुआक्सिया में सभी को कुचल सकता था, यहाँ तक कि हुआक्सिया के तथाकथित संरक्षकों को भी। ये बच्चा अभी तक कैसे खड़ा था? माहौल शांत और चिंताग्रस्त था। बस इतना ही, अर्जुन ने तुरंत कहा। क्या अब मेरी बारी है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन का आभामंडल प्रकट हो गया। उसकी बढ़ती हुई हत्या की भावना उसके सामने खड़े 4 लोगों की ओर सुनामी की तरह बह गई। अर्जुन की आभा भयानक थी और अनगिनत शत्रुओं का वध करके उसे पोषित किया गया था। टकराना। अर्जुन के सबसे नज़दीकी गार्ड को उड़ाकर विला की दीवार से टकरा दिया गया। उसने ताज़ा खून फूंका और बेहद कमज़ोर हो गया। बाकी 3 पहरेदारों की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन पर अंतहीन आध्यात्मिक दबाव था और उनके घुटने कांप रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद वे घुटनों के बल बैठ गए। उनके अहंकारी भाव गायब हो गए थे और अब उनके चेहरों पर केवल भय था। उसके सामने खड़ा ये युवक कौन था? वह इतना ताकतवर क्यों था? हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी, तो इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है? क्या ये व्यक्ति कुनलुन पर्वत से हो सकता है? आप वास्तव में कौन हैं? सबकी आवाज़ें कांप रही थीं। इस वक्त वे बस जिंदा रहना चाहते थे। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा और सबको नीचे देखा। उसकी दबंग आवाज़ मानो 9 आसमानों से उतरी हो।
तुमने मल्होत्रा परिवार के घर पर कब्जा कर लिया है। क्या तुम्हें पता भी नहीं कि हुआक्सिया में मल्होत्रा परिवार का मुखिया कौन है? उनके मन में एक ही विचार आया तो उनके कान के पर्दे लगभग फट गए। हुआक्सिया में मल्होत्रा परिवार का मुखिया? उनके सामने जो युवक था वह अर्जुन था। हालांकि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे अर्जुन के कियानज्यू शहर में उत्पात मचाने से पहले ही वहां पहुंच गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन कितना भयानक था। ये तो एक राक्षस था। रोशनी और मल्होत्रा परिवार कहाँ है? अर्जुन ने उनमें से एक पर नजर गड़ाते हुए पूछा। वह आदमी पूरी तरह डर गया और उसकी आवाज कांप उठी, मुझे नहीं पता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और उस आदमी को चूर्ण चूर्ण बना दिया। मैं दोबारा नहीं पूछना चाहता, मुझे सच बताओ। अर्जुन ने बाकी तीनों की तरफ देखा। वे तीनों एकदम से अचंभित हो गए और झट से बोले, हे प्रभु, हम सचमुच नहीं जानते कि रोशनी कौन है। उच्च अधिकारियों ने हमें सिर्फ मल्होत्रा परिवार के घर में रहने के लिए कहा था, बाकी सब दूसरों को संभालना था। अर्जुन समझ गया कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। कम से कम ये अच्छी खबर तो थी। रोशनी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी और शायद सुरक्षित भी थी। हालांकि ईशा इन लोगों के समूह को ढूंढने क्यों नहीं आई? क्या उसके साथ कुछ हुआ? यह असंभव नहीं था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए पूछा, इस सब के पीछे कौन है? बताओ मुझे। ये प्रश्न सुनकर तीनों के चेहरे पर भाव बदल गए और उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद तीनों ने अपने माथे पर जोरदार थप्पड़ मारा और तुरंत ही मृत होकर गिर पड़े। अर्जुन ने अपने सामने पड़ी 3 लाशों को देखा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके पीछे का कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाऊंगा? हास्यास्पद। अर्जुन मल्होत्रा परिवार के घर में दाखिल हुआ। विला खाली था और अंदर खून की तेज गंध और लड़ाई के निशान थे। आसपास की हर चीज नष्ट हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जो भी यहाँ आया उसने संदूकों और अलमारियों में ऐसे खोजबीन की जैसे वे विला में कुछ ढूंढ रहे हों। अर्जुन ने अपनी जेब से एक काला पत्थर निकाला। ये संसार शमशान का वाहक था। वह बुदबुदाया, क्या हो सकता है कि वे लोग इसे ही ढूंढ रहे हों? अर्जुन ने ज्यादा सोचा नहीं। उसे जल्द से जल्द ईशा और रोशनी को ढूंढना था। जो भी इसके पीछे था, चूंकि अर्जुन यहाँ प्रकट हुआ था, वह व्यक्ति या शक्ति उसे ढूंढने जरूर आएगी। अर्जुन ने रक्त की एक बूंद निकाली और जल्दी से अपनी उंगलियों से एक हस्तमुद्रा बना ली। उसकी हथेली पर एक प्राचीन रून तैर रहा था। कुछ ही क्षणों बाद अचानक उसकी आंखों के सामने एक छवि उभरी। यह एक परित्यक्त कारखाना था। ये वह स्थान था जहां रोशनी की आभा छाई रहती थी। अर्जुन को स्वाभाविक रूप से इस खाली पड़ी फैक्ट्री के बारे में पता था, क्योंकि यह डार्क हॉल के लिए उसकी बनाई एक बैकअप योजना थी। यहाँ एक गुप्त संरचना थी जिसे आम विशेषज्ञ फैक्ट्री के आसपास नहीं देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि लू लिंग रोशनी को यहाँ लाया था। यह स्थान मल्होत्रा परिवार के निवास से अलग था क्योंकि यह छिपा हुआ था, इसलिए छिपने के लिए यह एक अच्छी जगह थी। 10 मिनट बाद अर्जुन उस खाली पड़ी फैक्ट्री में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की संरचना नष्ट हो चुकी थी। मल्होत्रा परिवार की तरह यहाँ भी लड़ाई के निशान थे। अवशेष आभाएं संकेत करती हैं कि यहाँ एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। ये कैसे संभव है? एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में हुआक्सिया आया था। अचानक अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे कुछ महसूस हुआ। वह एक दीवार के पास गया जहां लाल खून के धब्बे थे। खून के धब्बे वहां लगभग 1 दिन से थे। उसने उसे पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में ठंडक बढ़ गई। ये ईशा का खून है। लगता है ईशा भी घायल है। ईशा अभी अभी सर्वोच्च सम्राट के दायरे में पहुंची है, इसलिए यदि वह उच्च स्तरीय विशेषज्ञ से लड़ती तो वह निश्चित रूप से नुकसान में होती। ऐसा लगता है कि चीजें मेरी सोच से कहीं अधिक जटिल हैं। अर्जुन अपनी तकनीक का इस्तेमाल ईशा और रोशनी की तलाश जारी रखने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह बेकार है। तकनीक उसे वापस उस खाली पड़ी फैक्ट्री की ओर ले गई। ऐसा लगता है कि उस विशेषज्ञ ने सब कुछ मिटा दिया है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। पहली बार उसे शक्तिहीनता का एहसास हुआ। यद्यपि वह शरीर शोधन क्षेत्र में मजबूत था, फिर भी वह नहीं जानता था कि अपने प्रियजनों को खोजने के लिए आगे कैसे बढ़े। मुझे क्या करना चाहिए? जब अर्जुन गहन चिंतन में डूबा हुआ था, तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी, हॉल मास्टर। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने अचानक मुड़कर देखा तो दूर एक आदमी मरणासन खड़ा था।
ढेर सारी लाशों के बीच इस आदमी को पहचानना मुश्किल था। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी को उठाया। उस आदमी का चेहरा देखकर अर्जुन के मन में क्रोध और भी बढ़ गया। लू लिंग, डार्क हॉल के संरक्षक। लू लिंग और राजवीर राणा उसके दाहिने हाथ थे और ऐसा लगता था कि लू लिंग केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही जीवन से चिपका हुआ था। अर्जुन ने अपने क्रोध को दबाया और संसार का ब्रिस्तान से एक गोली निकाली और लू लिंग को खिला दी। उसी समय अर्जुन ने दर्जनों चांदी की सुइयां निकाली और अपने शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई को उनमें डालकर लू लिंग के शरीर में डाल दिया। जल्द ही लू लिंग धीरे धीरे जाग गया। जब उसने पुष्टि की कि उसके सामने खड़ा युवक अर्जुन था, तो लू लिंग की आंखें आंसुओं और अपराधबोध से भर गईं। हॉल मास्टर, लिंगफेंग ने आपको निराश किया है। लिंगफेंग प्रायश्चित के लिए मरने को तैयार है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जो हुआ उसके लिए तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि जब मैं कुनलुन पर्वत पर था तब क्या हुआ था, और रोशनी कहाँ गई? क्या तुम्हें उसकी रक्षा नहीं करनी थी? लू लिंग खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और समझाया, हॉल मास्टर, कुछ समय पहले कुनलुन पर्वत से लोगों का एक समूह आया था। वे लोग बेहद शक्तिशाली थे और डार्क हॉल और उसके रक्षक भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने हाथों के एक इशारे से अनगिनत विशेषज्ञों को दबा दिया था। यह एक बुरे सपने जैसा था। मुझे पता था कि मल्होत्रा परिवार के घर की अब सुरक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए मैं मिस जिया को यहाँ छुपाने के लिए ले आया। मैंने सोचा था कि कम से कम तुम्हारे लौटने तक तो हम टिके रह सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे विशेषज्ञ इस जगह को ढूंढने के लिए कोई अनजान तरीका अपनाएंगे। हालांकि जैसे ही रोशनी और मैं अपनी मौत के करीब पहुंचे, एक रहस्यमय युवती प्रकट हुई और अकेले ही कई विशेषज्ञों से भिड़ गई। उसने कई विशेषज्ञों को मार भी डाला। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसे पता चला कि यह रहस्यमयी महिला ईशा थी। उसके बाद क्या हुआ? लू लिंग ने अर्जुन की ओर सावधानी से देखा और आगे कहा, यह अफसोस की बात है कि हालांकि वह रहस्यमयी लड़की मजबूत थी, फिर भी उन नीच लोगों ने मिस जिया पर हमला कर दिया। मिस जिया को चोट लगने से बचाने के लिए उस रहस्यमयी महिला को गंभीर चोटें आईं। उसके बाद वह रहस्यमयी महिला बड़ी मुश्किल से मिस जिया को उसकी दयनीय हालत में ले जा पाए। बाकी विशेषज्ञ भी उसके पीछे भागे। मैं अपनी गंभीर चोटों के कारण ही यहाँ रह सका। अर्जुन की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। अब केवल दो परिणाम बचे थे, या तो ईशा रोशनी को सुरक्षित स्थान पर ले आई थी, या फिर इस जोड़े को इन लोगों के समूह ने पकड़ लिया था। लिंगफेंग, क्या तुम जानते हो कि ये लोग कहाँ से आए थे? क्या इनकी कोई पहचान थी? अर्जुन को इस अवसर का उपयोग सुराग खोजने के लिए करना था। लू लिंग ने भौहें चढ़ाईं और एक पल के लिए सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हॉल मास्टर, वे लोग अपने एक नेता को लॉर्ड ये कहते थे। चूंकि यह आपके उपनाम से मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया। हाँ, जब अर्जुन ने यह उपनाम सुना और ये तथ्य कि यहाँ एक या एक से अधिक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, तो केवल एक ही उत्तर था, कुनलुन पर्वत का मल्होत्रा परिवार। कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार से उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी थी। उस समय उनके दादा की हत्या कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार के वर्तमान मुखिया संजय त्रिवेदी ने कर दी थी। यदि रक्तात्मा संप्रदाय का मामला अधिक महत्वपूर्ण न होता तो उन्होंने बहुत पहले ही उन पर आक्रमण कर दिया होता। क्या ऐसा हो सकता है कि कुनलुन पर्वत का मल्होत्रा परिवार इस सब के पीछे हो? अर्जुन अब हिचकिचाया नहीं। उसने गोलियों का एक ढेर निकाला और लू लिंग को थमा दिया। ये ले लो, मैं कुनलुन पर्वत जा रहा हूँ। हुआक्सिया का मामला तुम्हारे हवाले करता हूँ। जब मुझे रोशनी मिल जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगा। इससे पहले कि लू लिंग कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन पूरी तरह से गायब हो चुका था। मल्होत्रा परिवार के क्षेत्र में कुनलुन पर्वत, स्काई हाई पर्वत। मल्होत्रा परिवार के कई सदस्य आपातकालीन चर्चा कर रहे थे। मल्होत्रा परिवार के मुखिया संजय त्रिवेदी और दर्जनों सर्वोच्च सम्राट वरिष्ठजन गोलमेज के चारों ओर बैठे थे। कुनलुन पर्वतों में हाल ही में शांति नहीं रही है। हालात कैसे हैं इस बार? हालांकि हुआन परिवार ने अगुवाई की है, हमारे मल्होत्रा परिवार ने भी बहुत योगदान दिया है। मल्होत्रा परिवार के 20 से ज्यादा संरक्षक बुजुर्गों को भेज दिया गया है। अब स्थिति पर चर्चा करने का समय आ गया है। ये शितियान की बात करें तो वह कमीना हाल ही में गायब हो गया है, इसलिए हुआन परिवार उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। संजय त्रिवेदी एक पल के लिए रुके और बोले, हाँ, हालांकि हम ये शितियान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं,
लेकिन हमें उसके छोटे भाई अर्जुन के बारे में एक सुराग मिला है। वह हुआक्सिया से है। मैंने एक बुजुर्ग को हुआक्सिया भेजा है। हालात कैसे हैं? एक बुजुर्ग ने खड़े होकर आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, हुआक्सिया से खबर आई है। मल्होत्रा परिवार गायब हो गया है और अर्जुन का डाक हॉल लगभग नष्ट हो गया है। हमें ये भी पता चला है कि हुआक्सिया में अर्जुन की एक करीबी महिला मित्र है। अगर हम उसे वापस ला सकें तो उसे बचाने के लिए अर्जुन और अरुण को जाल में फंसाना मुश्किल नहीं होगा। संजय त्रिवेदी ने बुजुर्ग की तरफ देखा। हालांकि उन्हें लगा कि यह घृणित है, पर यह एक नाजुक दौर था, इसलिए हर तरीका मुमकिन था। ऐसी स्थिति में क्या आप उस लड़की को यहाँ वापस ला सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। हम सफल होने ही वाले थे, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन किसी कारण से कुनलुन पर्वत की शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक, ईशा, अचानक प्रकट हो गई। उस समय वह निकम्मा अर्जुन ईशा के संरक्षण में रह रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह उसके आसपास के लोगों की भी रक्षा कर रही है। मैं उसे सचमुच समझ नहीं पा रही हूँ। ईशा की प्रतिभा को देखते हुए वह किसी और को भी चुन सकती थी। उसे ही क्यों? पापा, संजय त्रिवेदी ने अपनी हथेली मेज पर पटक दी, जिससे वह टूट गई। ईशा वाकई कुनलुन पर्वत की 10 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है, लेकिन ताकत के लिहाज से हमने जितने लोगों को भेजा था वो काफ़ी से ज़्यादा होने चाहिए थे, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सारे लोग एक छोटी सी बच्ची को न हरा सकें? बुजुर्ग पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्होंने झट से कहा, चिंता मत करो परिवार प्रमुख, सब कुछ नियंत्रण में है। ईशा पहले ही बहुत घायल हो चुकी है। हालांकि वह रोशनी नाम की उस लड़की के साथ चली गई है, पर शायद ज़्यादा देर तक हमारी पकड़ से बच नहीं पाएगी। हमारे आदमी उसे ज़रूर वापस ले आएंगे। संजय त्रिवेदी ने सिर हिलाया और कहा, वाह, अगर तुम इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं संभाल सकते तो मल्होत्रा परिवार से निकल जाओ। ठीक है, अब हुआक्सिया के बारे में बात नहीं करते। इस मीटिंग में अनिकेत दास की सहयोगी सेनाओं और रेडियंट हॉल से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा करते हैं। अर्जुन कितना साहसी था। रक्तात्मा संप्रदाय के स्वामियों के विरुद्ध प्रतिरोध का झंडा उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह तो मरने के लायक था। आइए सबसे पहले अग्रिम मोर्चे पर स्थिति पर चर्चा करें। एल्डर ये किंग, आगे आइए और हमें जानकारी दीजिए, संजय त्रिवेदी ने धीरे से कहा। हताहतों की स्थिति कैसी है? परिवार प्रमुख, अग्रिम पंक्तियां मुख्य रूप से कुन घाटी में हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक तीखी नाक के साथ अपनी मुठियां बांधी और कहा, ये और हुआन परिवारों के विशेषज्ञ रेडियंट हॉल और स्वसंप्रदाय गठबंधन के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। वह एक क्षण रुका और संजय त्रिवेदी को एक दस्तावेज थमा दिया। उसने धीरे से कहा, रेडियंट हॉल का नेतृत्व अनिकेत दास कर रहे हैं और रक्तरात्रि संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरु उनके प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कुनलुन संप्रदाय और अन्य संप्रदायों को अपने झंडे तले इकट्ठा कर लिया है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। हुआन परिवार का भी हाल अच्छा नहीं रहा। कई विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से हमारे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ की मृत्यु नहीं हुई। हमारे ज्यादातर हताहत दाओयुआन क्षेत्र के साधक थे। एल्डर ये किंग ने आह भरी और असहाय भाव से बड़ों की ओर देखा। पता नहीं अनिकेत दास और जूकिन ने हमारे विशेषज्ञों को अपने अधीनस्थ बनाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई। इसीलिए उन्होंने हमें अचानक पकड़ लिया और हमें भारी नुकसान पहुंचाया। अनिकेत दास और जूकिन को हराना नामुमकिन है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये शित्यान से कोई सफलता हासिल करनी चाहिए। हालांकि अरुणी अभी गायब है। एकमात्र सुराग उसका छोटा भाई है। इस लड़के को ढूंढना आसान होगा। हालांकि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है और उससे निपटना भी मुश्किल है। साले, एक मोटा बुजुर्ग गुस्से से चिल्लाया और कुर्सी पर अपनी हथेली पटक दी। उसकी जान निकल गई। मैं उस छोटे से कमीने अर्जुन को जानता हूँ। वो उस निकम्मे ध्रुव मल्होत्रा का बेटा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव मल्होत्रा के बेकार माता पिता को बख्शकर उनके पोते ने आज इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। वह इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एल्डर ये शेंग, कृपया शांत हो जाए। एल्डर्स, परिवार के मुखिया, कृपया शांत हो जाए, एल्डर ये किंग ने आगे कहा। इस समय जो लोग खुले तौर पर रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध कर रहे हैं वे मुख्य रूप से स्वसंप्रदाय गठबंधन और रेडियंट हॉल हैं। स्वसंप्रदाय संघ की स्थापना उस छोटे बदमाश अर्जुन के गुरु ध्रुव ने की थी।
उन्होंने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वहाँ केवल 30 या इतने ही सुप्रीम सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे ज़्यादा खतरा नहीं हैं। हालांकि रेडियंट हॉल से निपटना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। न सिर्फ कुछ शीर्ष स्तरीय संप्रदाय उनमें शामिल हैं, बल्कि होली हर्ब वैली भी गुप्त रूप से उनका समर्थन कर रही है। ये और हुआंग परिवारों के लिए रेडियंट हॉल को जल्द ही गिराना मुश्किल है, इसलिए हमें समाधान के बारे में सोचना होगा। समाधान। एक पल के लिए कई बुजुर्ग इस बारे में सोच रहे थे जैसे कि वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। आखिरकार ये नाम के एक दुबले पतले बुजुर्ग ने कहा, कुछ ही दिनों में हमारा पितृ पूजा समारोह आयोजित होगा, है ना? वह जो हर 100 साल में एक बार होता है। मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे वे कहीं भी हों, अपने पूर्वजों के स्मारक समारोह में भाग लेने के लिए अपने पैतृक घर वापस लौटना चाहिए। एल्डर ये नान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, परिवार प्रमुख, मेरे पास कढ़ाई के नीचे से लकड़ियां निकालने की योजना है। कढ़ाई के नीचे से जलाओ लकड़ी निकालने की योजना? क्या योजना है? जल्दी बताओ। संजय त्रिवेदी इन दिनों बहुत व्यस्त थे। ज्यादातर परिवार ब्लड स्पिरिट ट्राइब का खुलकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ये और हुआंग परिवार ही लड़ रहे थे और योगदान दे रहे थे। हुआंग परिवार बहुत बड़ा था और 3000 वर्षों तक विकसित हुआ था। यद्यपि उनके शीर्ष विशेषज्ञ रेडियंट हॉल के विशेषज्ञों से निम्न थे, फिर भी उनके पास रेडियंट हॉल और 100 सेक्ट एलायंस की संयुक्त संख्या की तुलना में निम्न और मध्यम स्तर के विशेषज्ञों की संख्या लगभग दोगुनी थी। हुआंग परिवार नुकसान झेल सकता था, लेकिन मल्होत्रा परिवार नहीं। यद्यपि मल्होत्रा परिवार एक प्राचीन परिवार था और उन्होंने अपनी बहुत सारी युद्ध शक्ति और विशेषज्ञता को संरक्षित रखा था, जैसे कि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या, वे उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आखिरकार मल्होत्रा परिवार एकांतप्रिय था और उसने कुनलुन पर्वतों में खुलेआम सत्ता की तलाश नहीं की थी। अगर यही स्थिति बनी रही तो मल्होत्रा परिवार कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्हें इस स्थिति को संकट में बदलने से पहले ही दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। मल्होत्रा परिवार के कई बुजुर्गों ने ये नान की ओर देखा। ये नान के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जब उसने धीरे से कहा, 100 संप्रदाय गठबंधन, दीप्तिमान हॉल, हान परिवार, पवित्र जड़ी बूटी घाटी, और इसी तरह यहाँ तक कि अस्थायी रूप से सील किया गया डेनिक्सू टाउन। उनसे निपटना जटिल लग सकता है, लेकिन वास्तव में वे कमोबेश एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। अर्जुन, सब लोग मेरी बात सुनो। 100 संप्रदाय गठबंधन के गठबंधन गुरु अर्जुन के गुरु हैं और उपगठबंधन गुरु अर्जुन के अधीनस्थ हुआ करते थे। रेडियंट हॉल के लिए अनिकेत दास और जू क्यूई दोनों का अर्जुन के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनकी रीढ़ अर्जुन है। ये नान ने अपना दिमाग साफ करने के लिए 2 बार खांसा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, 100 संप्रदाय गठबंधन और दीप्तिमान हॉल दोनों अर्जुन से संबंधित हैं। जहां तक कोरटाव की बात है, हमें मिली खबर के अनुसार ये शितियान ने पूरे कुई परिवार को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा अर्जुन एक कुशल कीमियागर बन गया है और उसने दानिक्सू टाउन के नेतृत्व की बागडोर संभाल ली है। वहां के 2 कीमिया गुरुओं ने भी उसके निर्देशों का पालन किया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके साथ व्यवहार करना है वह अर्जुन है। एल्डर ये नान ने फिर एक पारिवारिक रजिस्टर निकाला और ध्रुव मल्होत्रा नाम की ओर साफ इशारा किया। अर्जुन के पिता ध्रुव मल्होत्रा तकनीकी रूप से मल्होत्रा परिवार के सदस्य हैं और उनके दादा भी। जब परिवार के मुखिया ने खुद उनके दादा दादी को घर से निकाला तो उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि उनकी दर्दनाक मौत हो। अब हमें बस अर्जुन को एक पत्र भेजना है और उसे कुछ दिनों में होने वाले पितृ पूजा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है और उसके दादा पिता और यहाँ तक कि उसे भी परिवार में वापस आने की अनुमति देनी है। ध्रुव मल्होत्रा के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से अर्जुन को आने और भाग लेने के लिए राजी कर लेंगे। अगर वे मना भी कर दें तो भी अगर अर्जुन को अपने दादा की मौत के बारे में पता चल गया तो वह बदला लेने जरूर यहाँ आएगा। फिर हम उसे वहीं पकड़ लेंगे जहां हम चाहेंगे। यह कोई बुरी योजना नहीं है। संजय त्रिवेदी को पहले से ही योजना का अंदाजा हो गया था। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हम अर्जुन को यहाँ फुसलाएंगे। मल्होत्रा परिवार के वंशज होने के नाते केवल उसे और ध्रुव मल्होत्रा को ही पैतृक निवास में प्रवेश की अनुमति है। उनका कोई भी सहायक या सहयोगी उनके साथ नहीं जा सकता। उसकी उंगलियां लयबद्ध ढंग से थिरक रही थीं। उस समय हमारे बुजुर्ग और संरक्षक, यहाँ तक कि हुआंग परिवार के कुछ सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी तैयार और इंतजार कर रहे होंगे।
मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम उन दो बदमाशों को नहीं मार सकते। संजय त्रिवेदी ने एल्डर येकिंग की ओर देखा और कहा, पत्र का मसौदा तैयार करना आपका काम है। याद रखें, केवल मल्होत्रा परिवार के वंशजों को ही वापस आकर अपने पूर्वजों की पूजा करने का निमंत्रण है, किसी और को नहीं। एल्डर येकिंग खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है परिवार प्रमुख, मैं समझ गया। इससे अनिकेत दास और बाकी लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ये और हुआंग परिवारों की ताकत के सामने वे दोनों कैसे टिक पाएंगे? वे तो मृत समान थे। एल्डर येकिंग तुरंत बैठक कक्ष से बाहर निकले और सीधे रेडियंट हॉल की ओर चल पड़े। यद्यपि उन्हें अर्जुन का पता नहीं था, लेकिन अनिकेत दास और रेडियंट हॉल के लोगों को निश्चित रूप से पता था। वे लोग जानकारी आगे बढ़ाएंगे। अब हालांकि मामला पूरी तरह से युद्ध तक नहीं पहुंचा था, हुआंग परिवार, मल्होत्रा परिवार और रेडियंट हॉल कुन घाटी नामक स्थान पर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। अधिकांश लड़ाके सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और दाओयुआन क्षेत्र के साधक उनका साथ दे रहे थे। साथ ही बड़ी संख्या में मूल राजा क्षेत्र के साधक भी थे। यह एक बड़े पैमाने पर लड़ाई थी और रेडियंट हॉल के विभिन्न संप्रदाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे तथा वे अपने सभी विशेषज्ञों को भेज रहे थे। अर्जुन तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें युद्ध करना था, इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के लिए किया। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए भी किया। युद्धों के माध्यम से वे उन शक्तियों की रीढ़ का चयन कर सकते थे जो भविष्य में रक्तात्म संप्रदाय से निपटेंगे और उनका पोषण करेंगे। मल्होत्रा परिवार के निवास के बैठक कक्ष में संजय त्रिवेदी ने कड़वी चाय की चुस्की ली और मुस्कुराए। पितृपूजन समारोह में उन दोनों से निपटने के लिए हमें कितने लोगों को तैयार करना चाहिए? उसने अपने हाथ फैलाए और बड़ों को बोलने का संकेत दिया। परिवार प्रमुख, मैंने सुना है कि उस कमीने अर्जुन में अपने स्तर से ऊपर वालों से लड़ने की क्षमता है। बुजुर्ग येकिन ने उत्तर दिया, हाँ, उसने एक बार कियानज्यू शहर के बाहर 8 प्रमुख संप्रदायों के बुजुर्गों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसने उन्हें हराकर अपने अधीन कर लिया था। बेशक अरुण ने उसकी मदद की होगी। हालांकि मुझे लगता है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। हमारा मल्होत्रा परिवार इतने सालों से स्थापित है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। मेरा सुझाव है कि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से अर्जुन को फंसाने के लिए एक दल तैयार करवाया जाए। मल्होत्रा परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे सुप्रीम सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था और उनमें से कुछ संजय त्रिवेदी से भी अधिक शक्तिशाली थे। कुनलुन पर्वतों का मल्होत्रा परिवार उन कुछ परिवारों में से एक था जो अब तक चुपचाप रह रहे थे। प्राचीन काल में आकाश से उल्कापिंड गिरते थे और मल्होत्रा परिवार एक छोटे से परिवार से उठकर एक बड़े परिवार में बदल गया। हालांकि उसके बाद उन पर विपत्ति आ पड़ी, इसलिए उन्होंने कम प्रोफाइल रखने की प्रथा अपनाई, जिससे उन्हें समृद्ध होने का मौका मिला। यह मल्होत्रा परिवार की पहली पीढ़ी द्वारा लिया गया निर्णय था। प्राचीन मल्होत्रा परिवार में कई दिव्य राजा और आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि प्राचीन युद्ध के बाद वे सभी युद्ध में मारे गए, फिर भी कई सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये सभी लोग ज्येष्ठ थे। उदाहरण के लिए, हर पीढ़ी के परिवार के मुखिया के कई बच्चे होते थे। उनमें से केवल एक ही परिवार का मुखिया बनता था और बाकी बच्चे ज्येष्ठ बनते थे। ये 2000 साल पहले विशेष रूप से सच था। मल्होत्रा परिवार के हुआंग परिवार के माध्यम से रक्तात्म संप्रदाय के प्रति समर्पण करने के बाद उन्हें रक्तात्म संप्रदाय में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजने की आवश्यकता नहीं रही। इसके बजाय उन्हें जो योगदान देना था वह दाओ संप्रदाय और कुनलुन संप्रदाय में समान रूप से वितरित कर दिया गया। परिणामस्वरूप मल्होत्रा परिवार में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पीढ़ी के साथ बढ़ती गई। हालांकि वे हुआंग परिवार जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उनकी तुलना 2-3 प्रमुख संप्रदायों से की जा सकती थी। कुनलुन पर्वतों के मल्होत्रा परिवार का पुनर्जन्म हुआ है। प्राचीन मल्होत्रा परिवार के विपरीत ये 7 पीढ़ियों से स्थापित है। हर पीढ़ी में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग होते हैं। मेरा सुझाव है कि बुजुर्गों की 7 पीढ़ियां 7 रातों की आत्मा विभाजन संरचना का उपयोग करें। एल्डर येकिन ने धीरे से कहा, 7 रातों की आत्मा विभाजन संरचना को 7 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग बुजुर्गों की एक पीढ़ी द्वारा बनाया गया है। 7 रातों का आत्मा विभाजनकारी स्वरूप दुश्मनों को फंसाकर मार सकता है और यह स्वरूप पीढ़ियों से चला आ रहा है।
अगर हम इस स्वरूप को बनाने के लिए सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस्तेमाल करें तो हम अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकते हैं। क्या ये ज्यादा नहीं है? ये तो नई पीढ़ी का बच्चा है, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है ना? एक मोटे बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा। उसने मन ही मन ठंडी सांस ली। अर्जुन में मल्होत्रा परिवार का खून तो है, पर हम उसे मानते नहीं। उसकी मौजूदा उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इससे यह बात नहीं बदलती कि वह एक घटिया इंसान है। क्या सभी बुजुर्गों को उनकी एकांत साधना से बाहर बुलाने की आवश्यकता है? क्या मजाक! यह मोटा बुजुर्ग एक धुंधली हरी रोशनी से घिरा हुआ था और वहां गर्व से खड़ा था। वह 7वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। उसके महान दाव का भ्रूण रूप पहले ही 70% पूर्ण हो चुका था। ये ग्रीनवुड दाव था। ग्रीनवुड दाव वुड दाव का ही एक रूप था और उसमें अनंत काल तक बढ़ने की शक्ति थी। अगर उसे सिद्ध कर लिया जाए तो जब तक उसे मारा नहीं जाता वह बहुत जल्दी ठीक हो सकता था। संयोग से इस मोटे बुजुर्ग को मल्होत्रा परिवार के स्तंभों में से एक माना जाता था। वह मल्होत्रा परिवार के वर्तमान 7वें बुजुर्ग पुनीत त्रिवेदी थे। बस अर्जुन, डरने की क्या बात है? पुनीत त्रिवेदी गर्व से दीवार से टिक गए। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, परिवार प्रमुख, उस दल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बनाने दीजिए। जब हम अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा को फुसला लेंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। उसके बाद रेडियंट हॉल और 100 संप्रदाय गठबंधन निश्चित रूप से तितर-बितर हो जाएंगे। बड़े यकीन ने नाक भान से कोड़ी। पुनीत त्रिवेदी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं राई का पहाड़ बना रहा हूँ? मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने अनिकेत दास से लड़ने की भी हिम्मत की, लेकिन अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह कोई नहीं है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि अर्जुन को धमकाना आसान है? अगर ऐसा है तो कुछ प्रमुख संप्रदाय उसका अनुसरण करने को कैसे तैयार हो सकते हैं? हर दृष्टि से अर्जुन एक दुर्जेय व्यक्ति है। उसने न केवल विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को अपने पक्ष में किया, बल्कि उसने निर्णायक रूप से संप्रदाय के गुरुओं से निपटा और उन्हें भर्ती किया। आप तो केवल 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। आप वास्तव में 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं तो मुझे डर है कि अर्जुन रेडियंट हॉल का नेतृत्व करके मल्होत्रा परिवार पर हमला कर देगा। अर्जुन अब अकेला नहीं था। अब वह रेडियंट हॉल के हॉल मास्टर थे, जो एक विशाल शक्ति थी जो कई प्रमुख संप्रदायों पर शासन करती थी। मल्होत्रा परिवार जिस व्यक्ति को निशाना बना रहा था वह कुनलुन पर्वतों का एक प्रमुख व्यक्ति था। अगर वे सफल हो जाते तो सब ठीक हो जाता, लेकिन अगर वे उसे भागने देते तो उन्हें उसका क्रोध सहना पड़ता। खांसी। संजय त्रिवेदी ने कुछ बार खांसकर पुनीत त्रिवेदी को बैठने का इशारा किया। उन्होंने पूछा, आपका शरीर शोधन साधना स्तर क्या है? अधिपति शरीर क्षेत्र का 3रा स्तर। पुनीत त्रिवेदी ने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी मांसपेशियां ढीली कर दीं। मैं 600 से भी ज्यादा सालों से इसकी साधना कर रहा हूं और अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजानों पर भरोसा करके मैंने तेजी से प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि मैं शीघ्र ही रक्त आत्मा संप्रदाय का अनुसरण कर सकूंगा और अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर सकूंगा। जहां तक अर्जुन की बात है, इस जूनियर को मेरे पास छोड़ दो। मैं उसे परिवार के नियमों के अनुसार फांसी दूंगा। ये जूनियर उसका क्या कर सकता है? परिवार के मुखिया, क्या हम सचमुच उस आदमी के दादा की स्मृति को पैतृक मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं? मल्होत्रा परिवार के एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हमें सीधे अर्जुन पर हमला नहीं करना चाहिए? अगर बात फैल गई तो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, आपको नहीं लगता? संजय त्रिवेदी ने काफी देर तक सोचा और फिर कहा, ऐसा क्यों? अगर अर्जुन हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने वापस आना चाहता है तो हम उसे 3 परीक्षाएं देंगे। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद ही वह अपने दादाजी की स्मृति पट्टिका को पैतृक मंदिर में रख पाएगा। गिरे हुए पत्ते अंततः अपनी जड़ों की ओर लौट आते हैं। हालांकि उसे योग्य होना होगा। मुझे यकीन है कि अर्जुन भी चाहता है कि उसके दादा की स्मृति पट्टिका पैतृक मंदिर में रखी जाए, लेकिन अगर वह ऐसा करना चाहता है और परिवार में वापस लौटना चाहता है तो उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पुनीत त्रिवेदी, दूसरे टेस्ट का प्रभार आप पर होगा। संजय त्रिवेदी के चेहरे पर ठंडक थी। इतने सालों से परिवार की बागडोर संभाल रहे थे तो भला उनके पास कोई तरकीब क्यों नहीं होगी?
इसके अलावा जब से अर्जुन ने तूफान मचाया था, उसने अतीत में बचे हुए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया था। कुछ ही महीनों में वह सर्वोच्च सम्राट के दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। इसके अलावा उसकी नींव असाधारण थी। उसके पास पहले से ही एक दाव था जो अवशोषित होने के लिए तैयार था, इसलिए उसे दावयुआन क्षेत्र में उसे पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा महान दाव के 2 भ्रूण रूप अभी भी उसके अवशोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसने उसे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में और भी अधिक शक्ति प्रदान की। यदि ये संसाधन साधारण साधकों पर खर्च किए गए होते तो वे 1 दर्जन से अधिक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को जन्म दे सकते थे। दावयुआन क्षेत्र में अवशोषित करने के लिए एक दाव प्राप्त करने हेतु एक अंतिम अवस्था वाले दावयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु आवश्यक थी, जिसके बाद उनके शरीर से दाव की शक्ति निकाली जाती थी। दूसरे शब्दों में, किसी और को उसकी साधना उन्नति की कीमत चुकानी पड़ती थी। सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में महान दाव के भ्रूण रूप के लिए भी यही स्थिति थी। महान दाव के एक भ्रूण रूप के लिए एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु आवश्यक थी। इतने सालों बाद मल्होत्रा परिवार के पास महान दाव के केवल 1 दर्जन भ्रूण रूप और दर्जनों दाव की शक्ति बची थी। यही वह आधार था जो उन्होंने एक प्राचीन एकांतप्रिय परिवार के रूप में अपने लिए बनाया था। बाहरी तौर पर वे अन्य शीर्ष परिवारों की तरह मजबूत नहीं दिखते, लेकिन एक बार जब उनकी नींव का उपयोग किया गया तो वे तुरंत ही उनमें से कुछ परिवारों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ सकते हैं। साथ ही उनके फाउंडेशन को सक्रिय करने के बाद कई अद्वितीय विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आए। उदाहरण के लिए, पुनीत त्रिवेदी ने परिवार की नींव, विशेष रूप से राक्षसी पशु रक्तसार की एक बड़ी मात्रा का उपयोग अधिपति शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए किया था। दूसरा परीक्षण। तो फिर परिवार प्रमुख, आप पहले और तीसरे टेस्ट का प्रभारी किसे बनाने की सोच रहे हैं? पुनीत त्रिवेदी ने पूछा। मुझे ही इन्हें अंजाम देना चाहिए। उस समय मल्होत्रा परिवार की अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा शाखा का सफाया हो चुका था। संजय त्रिवेदी ने सत्ता हथिया ली थी और मुख्य वंश की जगह अपने वंश को स्थापित कर लिया था। इसलिए अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा के सबसे करीबी मल्होत्रा परिवार पुनीत त्रिवेदी का था। ये नैंटियन, उस व्यक्ति ने 100 साल पहले रक्तात्म संप्रदाय के वरिष्ठों से उनकी गुप्त तकनीकों को सीखने के लिए अध्ययन किया था। संजय त्रिवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे इस भाई ने तो 100 से अधिक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भी पकड़ लिया है। रक्त तलवार संप्रदाय के प्रभुओं ने उसे इस तरह के एक अद्वितीय युद्ध रिकॉर्ड हासिल करने के लिए कुछ खजाने और अवसरों से पुरस्कृत किया है। 100 साल पहले कुनलुन पर्वत पर लौटने के बाद से ही वह एकांत साधना में लगा हुआ है, लेकिन हाल ही में एकांत से बाहर आया है। हालांकि उसकी साधना का स्तर सबसे ऊंचा नहीं है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति बेहद भयानक है। उसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, कृपया बाहर आइए। झंकार, धातु का दरवाजा अचानक टूट गया और फिर तेज हवा का झोंका आया, जिससे वह चूर्ण में बदल गया। बैंगनी वस्त्र पहने, ठंडी आंखों वाला एक युवक अचानक अंदर आया। उसके शरीर से एक अजेय लड़ाकू भावना निकल रही थी, मानो वह प्राचीन काल से प्रकट हुआ कोई युद्ध देवता हो। उसके हाथ में एक बर्फीला भाला था और उसकी ठंडी आभा से जमीन और दीवारें जम गईं। उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया और बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, मल्होत्रा परिवार की 7वीं पीढ़ी के बुजुर्ग, ये नंतियन। उनका परिचय संक्षिप्त एवं मधुर था। ये नांतियन मल्होत्रा परिवार के नायकों में से एक है। उसने एक बार अकेले ही 30 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला था। संजय त्रिवेदी ने रहस्यमय ढंग से कहा, जहां तक उसके साधना स्तर की बात है, वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है और उसके पास एक प्रथम श्रेणी की अमर कलाकृति फ्रॉस्ट स्पीयर है। अर्जुन के जीतने की कोई संभावना नहीं है। वह पहले टेस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। उसने ये नांतियन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया, मुझे लगता है तुम्हें इस बच्चे में दिलचस्पी है। हालांकि हमें इस छोटे से बदमाश को खत्म करने की पूरी कोशिश करनी होगी। अगर आप खुद को रोकेंगे तो 1 साल बाद जब रक्तात्म संप्रदाय के वरिष्ठ लोग आएंगे तो आपको उन्हें अपनी बात समझाने में मुश्किल होगी। संजय त्रिवेदी ने परिवार के छुपे हुए जानकारों से खुलकर बात की। उनमें से कोई भी उन्हें आसानी से कुचल सकता था, लेकिन वह परिवार के मुखिया थे, इसलिए उन्हें लामबंद करने का पूरा अधिकार उनके पास था। उनमें से कोई भी एक बाहरी दुनिया को चौंका देने के लिए काफी था। हजारों सालों से चले आ रहे एक परिवार को कम करके नहीं आंका जा सकता था।
हुआंग परिवार के शीर्ष लड़ाके केवल 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन अनिकेत दास भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास वे खजाने और तकनीकें नहीं थीं जो रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा इन विशेषज्ञों को दी गई थीं। इसलिए भले ही ये नानतियन की आयु केवल 100 वर्ष से अधिक थी, वह कुनलुन पर्वतों में अपने राज्य में अजेय था। तीसरे परीक्षण के बारे में क्या? पहला परीक्षण नानतियन द्वारा किया जाएगा और दूसरा मैं करूंगा, तो क्या हमें तीसरा परीक्षण करने के लिए कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए? जाहिर है, संजय त्रिवेदी मुस्कुराए और बोले, तीसरे दौर के लिए हमारे अपने उम्मीदवार हैं। बेशक एक चौथा दौर भी है जिसमें सुप्रीम एम्परर रियलम के बाकी एल्डर्स शामिल होंगे। अगर वह तीनों टेस्ट पास कर लेता है तो सुप्रीम एम्परर रियलम के सभी एल्डर्स अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा को मारने के लिए 7 नाइट सोल स्प्लिटिंग फॉर्मेशन का गठन करेंगे। उसे अच्छी तरह पता था कि उसने क्या किया था। उसने अर्जुन के दादा दादी को मार डाला था और उसके परिवार को घर से निकाल दिया था। इस तरह उनके बीच का झगड़ा सुलझने लायक नहीं रहा। या तो अर्जुन मर गया या वह मर गया। जहां तक हत्याओं का सवाल है, ये तरीका मूलतः अर्जुन के विरुद्ध अप्रभावी था। किसी व्यक्ति द्वारा अर्जुन की हत्या करना खुद को मौत के मुंह में भेजने के बराबर था। अगर उसकी हत्या के लिए लोगों का एक बड़ा समूह भेजा जाता तो उसे हत्या नहीं कहा जाता। इसके अलावा परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। अगर अर्जुन उनके लिए जाल बिछा देता तो सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की पूरी टीम नष्ट हो सकती थी। इसलिए उन्होंने पैतृक पूजा समारोह का उपयोग करके अर्जुन को यहां लाने का फैसला किया, जिससे उन्हें मल्होत्रा परिवार के अलावा अन्य लोगों को इस मामले से दूर रखने का बहाना मिल गया। जब समय आएगा वे अपने घरेलू मैदान पर लड़ेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे अर्जुन और ध्रुव मल्होत्रा को हरा सकते हैं। जहां तक तीसरे परीक्षण के प्रभारी व्यक्ति का सवाल है, अगर तीसरे परीक्षण की वास्तव में जरूरत होगी तो मैं तब इसका खुलासा करूंगा। अगर अर्जुन पहली और दूसरी परीक्षा पास करने में भी भाग्यशाली रहा तो भी तीसरी परीक्षा निश्चित रूप से वह है जिसे वह अपने पूरे जीवन काल में पार नहीं कर पाएगा। उसके सामने चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक चींटी ही है। ठीक है बड़ों, हमारी मुख्य सेना को वापस भेजने की पूरी कोशिश करो, संजय त्रिवेदी ने कहा। कुन घाटी के युद्ध क्षेत्र को अभी हुआंग परिवार के लिए छोड़ दो और अर्जुन को मारने की हमारी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करो। समझा? हाँ, परिवार के मुखिया। बैठक समाप्त होने के बाद बुजुर्ग चले गए। कुन घाटी एक विशाल वन बेसिन थी जो हजारों मील तक फैली हुई थी। मूल रूप से यह कुनलुन पर्वतों में एक संप्रदाय का निवास स्थान था जो जानवरों को वश में करने में माहिर था। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय ने 3000 साल पहले कुन घाटी के सभी उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों को खत्म कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में कुछ निम्न स्तर के राक्षसी जानवरों को पता चला कि कुन घाटी का भूभाग अच्छा है और वे वहां चले गए और अंततः अधिक शक्तिशाली हो गए। अब यहां सैकड़ों मूल राजा क्षेत्र और दाओयुआन क्षेत्र के राक्षसी जानवर मौजूद थे। हालांकि युद्ध शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण उत्पन्न शॉकवेव्स के कारण या तो उन्हें पकड़ लिया गया या मार दिया गया। विशाल कुन घाटी पहले ही झुलसी हुई धरती में बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के अपने अपने शिविर पूर्व और पश्चिम में स्थित थे। दोनों पक्ष वास्तविक सेनाओं की तरह लड़ रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और दोनों पक्षों के कुछ ही लोग मारे गए। हुआंग परिवार ने नुकसान के डर से पूरी ताकत से हमला नहीं किया, जबकि रेडिएंट हॉल वैसा ही था क्योंकि वे अर्जुन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बैंग बैंग बैंग। दोनों पक्षों के निचले स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधकों के बीच लड़ाई के कारण हर जगह रेत उड़ रही थी। रेडिएंट हॉल की ओर से सबसे मजबूत लोग हुआंग वुकियांग, हुआंग जानतियन और अन्य सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हुआंग परिवार के 9वीं पीढ़ी के बुजुर्गों से लड़ाई की, जो दूसरे या तीसरे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन को पता चला कि रोशनी और ईशा के गायब होने का मल्होत्रा परिवार से संबंध हो सकता है, तो वह तुरंत हुआक्सिया से कुनलुन पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। बेशक वह अपने साथ उच्च स्तरीय राक्षसी पशु विशेषज्ञों का एक दल भी लाया था। संसार कब्रिस्तान वाला काला पत्थर मल्होत्रा परिवार से आया था, जिससे ये साबित हो गया कि वे उतने सरल नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। हालांकि दोनों महिलाओं के गायब होने में उनकी भूमिका चाहे जो भी हो, उन्हें इसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। जब वह कुनलुन पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत वहां जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब उन्होंने कुन घाटी में युद्ध के बारे में सुना तो उन्होंने पहले वहां जाने का निर्णय लिया। अर्जुन अब मुखौटा पहने हुए कुन घाटी में प्रकट हो चुका था।
उसके प्रकट होते ही सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया क्योंकि उसकी आभा अवर्णनीय और अथाह थी। हुआन परिवार की 9वीं पीढ़ी के एक बुजुर्ग ने नकाबपोश युवक को घूरा। उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह चिल्लाया, ये शितियान, तुमने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की? अच्छा, बहुत अच्छा। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और एक वार किया जिससे चमकदार तलवार क्यों निकली। अरे कमीने, तूने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया और हुआंग परिवार की 10वीं पीढ़ी का नाश कर दिया। तुझे आज ही मरना होगा। हुआंग झांतियन और हुआंग वुकियांग हुआंग परिवार की 10वीं पीढ़ी के नेता थे और जो लोग उनके बाद आए वे भी 10वीं पीढ़ी के सदस्य थे। ये वृद्ध 5वें स्तर के अस्थि संघनन क्षेत्र का साधक और तीसरे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसकी युद्ध शक्ति उसी स्तर के साधकों से अधिक प्रबल मानी जाती थी। इस कूड़े के टुकड़े ने मेरा दुश्मन बनने की हिम्मत की। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और लापरवाही से हाथ हिलाया। असीम ऊर्जा एकत्रित होकर एक सुनहरे हाथ में संघनित हो गई जो किसी प्राचीन दैत्य की तरह नीचे की ओर दबा रहा था। अजेय शरीर शोधन भूमि छोड़ने के बाद उनकी शक्ति में बड़ा परिवर्तन आया। क्रैक स्प्लैट, हुआन परिवार के बुजुर्ग को तुरंत कुचलकर चूर्ण चूर कर दिया गया। हुआन परिवार के 11वीं और 12वीं पीढ़ी के शिष्य हैरान थे और हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। नमस्कार गुरुजी। हुआंग वुकियांग और हुआंग झांतियन तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। अर्जुन को देखते हुए उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। वे दोनों अब सर्वोच्च सम्राट के दूसरे स्तर पर पहुंच गए थे जिसे काफी तेज माना जाता था। हालांकि वे अर्जुन की प्रगति की गति से बहुत दूर थे। वरिष्ठ, ये मैंने सुना है कि आप हॉल मास्टर अर्जुन के वरिष्ठ भाई हैं। अपनी दोनों आंखों से आपकी शक्ति देखकर मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि आप सचमुच असाधारण हैं। ये शब्द कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक के थे जो सर्वोच्च सम्राट के राज्य के चौथे स्तर तक पहुंच चुके थे। ये शितियान की शक्ति को देखकर उसे और भी अधिक शक्तिहीन महसूस हुआ जितना कि इससे पहले अर्जुन से सामना होने पर हुआ था। उन्होंने अर्जुन के आसपास के लोगों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वे राक्षसी जानवर और पौधे थे। वे बहुत सारे थे और वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से प्रत्येक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था तथा उच्च स्तरीय भी था। अरुण के पीछे इतने राक्षसी जानवर क्यों थे? इसके अलावा उसके बगल में खड़े 2 लोग भी अलग दिख रहे थे। एक ने हरा चोगा पहना हुआ था और उसकी आभा हल्की ड्रैगन जैसी थी, जबकि दूसरे ने सफ़ेद चोगा पहना हुआ था और वह ढेर उम्र का लग रहा था। हालांकि इस वाले से भी ड्रैगन जैसी आभा निकल रही थी। हालांकि वह थोड़ा कमज़ोर था, पर कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं था। ये राक्षसी जानवर कहाँ से आए? अरुण और अर्जुन सह शिष्य थे, तो उनके गुरु कौन थे? उनका स्वामी कितना शक्तिशाली था? कृपया उठें। अर्जुन ने हाथ हिलाकर उन तीनों को उठने का इशारा किया। फिर उसने हुआन परिवार के सैकड़ों शिष्यों की ओर देखा और पूछा, इन लोगों को क्या हो रहा है? मालिक, ये हुआन परिवार के 11वीं, 12वीं और 13वीं पीढ़ी के शिष्य हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या उनका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा है? हुआंग झांतियन ने अपनी मुट्ठियां भींचकर इशारा किया। फिर वह आगे बढ़ा और हुआन परिवार के शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग आत्मसमर्पण नहीं करने वाले? मैं तुम में से ज्यादातर लोगों को जानता हूं और तुम्हें यहां मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसके अलावा मेरे गुरु रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जिन्होंने हजारों सालों से कुनलुन पर्वत पर अत्याचार किया है। शीघ्र आत्मसमर्पण करो और तुम मृत्यु से बच सकते हो। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। हुआंग झांतियन, आप हमारे चाचा हैं, फिर भी आपने हुआन परिवार को धोखा दिया। हुआन परिवार का एक शिष्य चिल्लाया, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। नहीं, रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी शीघ्र ही आएंगे। अगर मैं अभी आत्मसमर्पण कर दूं और आपके साथ शामिल हो जाऊं, तो भविष्य में मेरी मृत्यु हो जाएगी। पापा, एक अजगर का पंजा जमीन पर गिर पड़ा और सभी शिष्य मारे गए। ये शिम्बा था। उसकी ताकत को देखते हुए हुआन परिवार के शिष्य उसके हमले का विरोध नहीं कर सकते थे। वे योग्य नहीं थे। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। हुआन परिवार के ये शिष्य ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इसलिए रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में बेकार साबित होते। उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। चलो चलें। हुआंग झांतियन, मुझे दूसरों के पास ले चलो। 1000 मीटर दूर एक महल में राजवीर राणा तेजी से दाओ युआन की चोटी पर पहुंच गए थे। बेशक ये सब अनिकेत दास की बदौलत था।
मीरा त्रिवेदी, जो बगल में खड़ी थी, अब अर्धचरणीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र की विशेषज्ञ बन चुकी थी। वे दोनों अर्जुन के अधीनस्थ थे, इसलिए अनिकेत दास ने स्वाभाविक रूप से अपने परिवार के संसाधनों का उपयोग करके उन्हें शीघ्रता से इस स्तर तक पहुंचा दिया। बेशक उन्हें इस क्षेत्र तक पहुंचाने का मतलब यह नहीं था कि वे इस स्तर के वास्तविक योद्धाओं के बराबर थे, लेकिन कम से कम उनमें अपनी जान बचाने की क्षमता तो होगी। हॉल मास्टर मीरा त्रिवेदी और राजवीर राणा एक ही समय पर खड़े हो गए और अर्जुन की ओर घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। इस क्षण अर्जुन ने अपना मुखौटा उतार दिया था और अपनी मूल पहचान में आ गया था, जिससे उसके कई नए अधीनस्थों को आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका स्वामी बाहरी दुनिया का कोई प्रतिभाशाली अर्जुन होगा। उठो, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। अर्जुन मुस्कुराया। हॉल मास्टर, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने उन दर्जनों छोटे परिवारों को बर्बाद कर दिया है जिन्होंने रक्त आत्मा संप्रदाय में शरण ली थी। राजवीर राणा ने गंभीरता से कहा, मैंने इन छोटे परिवारों को मिटाने के लिए 100 संप्रदायों के गठबंधन का नेतृत्व किया था। हालांकि मैंने पाया कि हालांकि यह छोटा परिवार रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया है, लेकिन उन्होंने वास्तव में रक्त आत्मा संप्रदाय को देखा नहीं है और केवल हुआन परिवार के कहने पर उनके साथ शामिल हो गए हैं। अर्जुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये छोटे परिवार वैसे भी रक्त आत्मा संप्रदाय की सदस्यता पाने के योग्य नहीं होंगे। हॉल मास्टर, पवित्र जड़ी बूटी घाटी और प्रमुख संप्रदाय अब कियानज्यू शहर में स्थित हैं। पवित्र जड़ी बूटी घाटी स्पिरिट जड़ी बूटियां उपलब्ध करा रही है, जबकि कीमिया मास्टर रानिट और दानिक्सू शहर में लुओ परिवार गोलियों का शोधन कर रहे हैं। राजवीर राणा ने कहा, सभी प्रमुख संप्रदायों को रेडियंट हॉल में शामिल कर लिया गया है और अब उन्हें दाव पवेलियन, कुनलुन पवेलियन आदि नामों से जाना जाता है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, जैसी कि मेरे वाइस हॉल मास्टर से उम्मीद थी। युद्ध कैसा चल रहा है? अर्जुन ने अनिकेत दास से पूछा। अनिकेत दास ने आह भरी। तुम्हारे बिना मैंने हुआन परिवार पर जल्दबाजी में हमला नहीं किया था। दरअसल मुझे जीत का पूरा भरोसा भी नहीं है। हमारे बीच कई उच्च स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ जरूर हैं, लेकिन हमारे पास अमर कलाकृतियां नहीं हैं। पिछली लड़ाइयों में हुआन परिवार के 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के पास अमर कलाकृतियां थीं और कुछ के पास तो 2 भी थीं। उन्होंने हमें हरा दिया, भले ही हम संख्या में उनसे अधिक थे और सियान फीनिक्स संप्रदाय के पूर्वज लगभग मर गए थे। ऐसे में हमारे पास इसे खींचने और आपकी वापसी की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहते हुए अनिकेत दास ने आश्चर्य से कुनगु और शिम्बा की ओर देखा। ये दोनों कुनलुन पर्वत के राक्षस राजा हैं। क्या उन्होंने तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? स्वाभाविक है। वर्तमान में संपूर्ण शरीर शोधन भूमि मेरी आज्ञा के अधीन है। अर्जुन ने अनिकेत दास को हुआन परिवार से निपटने की योजना पर चर्चा करने के लिए अपने साथ ले लिया। उसने कहा, अब मेरे पास सम्राट के राज्य के कई राक्षसी जानवर और पौधे हैं जो हुआन परिवार से निपटने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान स्थिति के आधार पर हुआन परिवार में कई छिपे हुए सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे और उनके साथ पूर्ण युद्ध में भले ही वे जीत जाते, भयंकर क्षति होती, जिससे अर्जुन की सेना कमजोर हो जाती और रक्त आत्मा संप्रदाय के आने पर उनसे निपटने की उसकी तैयारी बर्बाद हो जाती। अचानक अनिकेत दास को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, हॉल मास्टर, आपके जाते ही एक पेचीदा मामला सामने आ गया है। दरअसल हुआन परिवार दुश्मन की सेना का केवल आधा हिस्सा ही है। आधा? अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। रक्त आत्मा संप्रदाय के आगे और कौन सी शक्तियां झुकी थीं? हाँ, आधा। बाकी आधी सेना मल्होत्रा परिवार से आती है। अनिकेत दास ने आह भरी और असहाय भाव से सिर हिलाया। मल्होत्रा परिवार ने हुआन परिवार के साथ गठबंधन कर लिया है और हुआन परिवार की अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में मदद के लिए दर्जनों सुप्रीम सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भेजे हैं। मल्होत्रा परिवार की ताकत हान परिवार से भी अधिक है। हालांकि वे हुआन परिवार जितने शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। मल्होत्रा परिवार से निपटने के लिए हमें कुछ सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को पीछे छोड़ना होगा। ये नाम सुनते ही अर्जुन की आंखें क्रोध से भर आईं। यही तो वह वजह थी जिसके लिए वह कुनलुन पर्वत की ओर दौड़ा था। पता चला कि मल्होत्रा परिवार हुआन परिवार और रक्त आत्मा संप्रदाय के साथ मिला हुआ था। जैसे ही अनिकेत दास ने बोलना समाप्त किया, एक दाव मंडप का बुजुर्ग अंदर आया। नमस्कार हॉल मास्टर और वाइस हॉल मास्टर्स।
मल्होत्रा परिवार के एल्डर ये किंग बाहर आकर मुलाकात का अनुरोध कर रहे हैं। लगता है वे हॉल मास्टर से मल्होत्रा परिवार के पितृ पूजा समारोह पर चर्चा करना चाहते हैं, एल्डर ने कहा। उसे अंदर आने दो। अर्जुन का रवैया बेहद ठंडा था। उसने ये किंग को एक अप्रिय भाव से देखा। मल्होत्रा परिवार ही उसके दादा दादी की मौत का कारण था और यही वजह थी कि उसके माता पिता इतनी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। और हाल ही में ईशा और रोशनी के साथ जो हुआ, उसके पीछे मल्होत्रा परिवार का ही हाथ है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो वो मल्होत्रा परिवार को दुनिया से मिटा देगा। नमस्कार। एल्डर ये किंग ने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने एक पत्र निकाला और बड़े गर्व से कहा, मल्होत्रा परिवार का पितृ पूजन समारोह कुछ ही दिनों में होने वाला है। परिवार के मुखिया को उम्मीद है कि मल्होत्रा परिवार के सभी सदस्य वापस आकर हमारे पूर्वजों की पूजा एक साथ करेंगे। इसलिए उन्होंने आपको मल्होत्रा परिवार में वापस आकर पितृ पूजन समारोह में शामिल होने का विशेष निमंत्रण भेजा है। ये किंग को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यहाँ आएंगे। पिछले कुछ समय से अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। क्या वह इतने समय से यहीं छिपा हुआ था? अगर ऐसा है तो शायद अर्जुन उतना डरावना नहीं था जितना अफवाहों में बताया गया था। वह तो बस एक काया था। ये किंग ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी ठंडी निगाहों को देखा। वह बस इतना ही कह सका, हॉल मास्टर, ये मुझे लगता है आप भी जानते होंगे कि हालांकि हमारा मल्होत्रा परिवार अब कमज़ोर हो गया है और हमारी ताकत बहुत कमज़ोर हो गई है, मल्होत्रा परिवार कभी एक महान कुल था जिसने प्राचीन काल में कुनलुन पर्वत को हिलाकर रख दिया था। अतीत में हमारे प्राचीन मल्होत्रा परिवार में कई अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और कई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हमारे पूर्वजों में आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ और दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। कुनलुन पर्वतों में मल्होत्रा परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जो सर्वोच्च है। कुनलुन पर्वतों का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी मल्होत्रा परिवार से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। कितनी अफसोस की बात है। एल्डर ये किंग ने अर्जुन को फंसाने के लिए नाटक भी करना शुरू कर दिया था। उसने आह भरते हुए कहा, प्राचीन युद्ध के बाद दाओ एकीकरण क्षेत्र के 3 पूर्वज युद्ध में मारे गए। यह एक त्रासदी थी और एक भी लाश नहीं बची। 11 आदि अराजकता क्षेत्र के बुजुर्ग वहां मारे गए और रक्त आत्मा संप्रदाय ने मल्होत्रा परिवार के 100 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों और 1000 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को भी मार डाला। वास्तव में उस समय हमारा वंश लगभग नष्ट हो गया था। यदि पूर्वज येहोंग ने उस समय दृढ़ निश्चय के साथ प्रस्थान नहीं किया होता तो मल्होत्रा परिवार भी प्राचीन मल्होत्रा परिवार के साथ नष्ट हो गया होता। पूर्वज येहोंग ने कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार को 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया था और हम इन सभी वर्षों में रक्तात्मा संप्रदाय द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। एल्डर ये किंग बोलते बोलते उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वे बेहद दुखी लग रहे थे, जिससे मीरा त्रिवेदी आह भर उठीं। उन्होंने दुख के साथ बोलना जारी रखा, मल्होत्रा परिवार और अधिक नायकों और प्रतिभाशाली लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यही कारण है कि हमें जीवित रहने के लिए हुआंग परिवार और रक्तात्मा संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे पता है तुम हमसे नफरत करते हो अर्जुन। कुनलुन पर्वत के गद्दार बनने के कारण आप हमसे नफरत करते हैं। बात बस इतनी है कि हम वाकई लाचार हैं। मल्होत्रा परिवार लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। वह नाटकीय ढंग से आगे बढ़े और गंभीर भाव से बोले, हालांकि मल्होत्रा परिवार ने इस बार युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजा था, फिर भी हमें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयोग से यह पितृ पूजा समारोह उन पूर्वजों के लिए एक स्मृति समारोह भी है जिन्होंने उस प्राचीन युद्ध में भाग लिया था। हमें उम्मीद है कि आप, आपके पिता और आपकी माँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए घर लौट पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, मल्होत्रा परिवार का खून आपकी रगों में बहता है। भले ही हमारे बीच मनमुटाव हो, हम परिवार हैं। हम बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं। सच कहूं तो वरिष्ठता के लिहाज से मैं तुम्हारा परदादा हूं। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। वापस आओ और समारोह में शामिल हो जाओ, बच्चे। ये किंग की आंखें झूठी दया से भरी थीं। अनिकेत दास जल्दी से एक कदम आगे बढ़ा और आंखों से अर्जुन की ओर इशारा किया, पर वह कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि यह आदमी नाटक कर रहा है। अर्जुन ने मन ही मन उपहास किया। ये बूढ़ा आदमी एक दुखद नाटक कर रहा था। क्या उन्होंने सोचा था कि वह अपने अभिनय के लिए अभिनय पुरस्कार जीतेंगे? हालांकि
इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि मल्होत्रा परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें पता है कि उन्होंने उस समय उनके दादा दादी के साथ क्या किया था, और शायद उन्हें ये भी नहीं पता था कि हाल ही में हुआक्सिया में जो कुछ हुआ उसके पीछे उनका हाथ था। ये साफ तौर पर एक जाल था। हालांकि यह एक ऐसा जाल था जिसमें वह फंसने को पूरी तरह तैयार था। तभी अर्जुन ने आह भरी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने एल्डर येकिंग को ऐसे देखा जैसे अपने ही परिवार को देख रहा हो। अनिकेत दास प्रशंसा से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। आजकल के युवा अपनी सच्ची भावनाएं आसानी से जाहिर कर सकते हैं। येकिंग अभी भी अर्जुन को धोखा देने के लिए बहुत अनुभवहीन था। बड़े ये अर्जुन ने उस पर तरस खाने का नाटक किया और बोलने में झिझक रहा था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, एल्डर येकिंग ने आह भरते हुए कहा। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। मन ही मन वह हंस रहा था, सोच रहा था, बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसे धोखा देना कितना आसान है। उसे मनाने के लिए मुझे बस असहाय और दयनीय होने का नाटक करना पड़ा। हा, ये तो बढ़िया है। जब ये बच्चा वापस आएगा तो हम इसे मार डालेंगे और हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा लेंगे। येकिंग ने पीड़ा भरे भाव के साथ जल्दी से कहा, आपको अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वापस लौटना होगा। और इस बार जो लोग पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं वे सब मल्होत्रा परिवार के ही सदस्य हैं। मुझे डर है कि आपके अधीनस्थों और साथियों का एक साथ आना उचित नहीं होगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे लौटने के बाद हम तुम्हारे दादाजी के लिए एक पट्टिका जरूर लगवाएंगे और उनके स्मारक का पत्थर पैतृक मंदिर में रखवाएंगे। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार यह एक पारिवारिक समारोह ही तो है, अर्जुन ने हल्के से कहा, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान फैल गई। यह एक साफ साफ जाल था, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए वे उसका क्या कर सकते थे। और अनिकेत दास ने जो नीली बत्ती वाला डिब्बा उसे दिया था उससे वह शिम्बा और चिराग जैन को अपने साथ ला सकता था। वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। उनकी मदद से मल्होत्रा परिवार को हराना बहुत आसान हो जाता। जैसा कि कहा गया है, अर्जुन को पता था कि उसके माता पिता भी अपने दादा की स्मृति पट्टिका को पैतृक मंदिर में रखना चाहते थे। यद्यपि उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, फिर भी उनके दादा के मन में मल्होत्रा परिवार के लिए कुछ भावनाएं थीं। इस बार वह अपने माता पिता के साथ वहां जाएगा। शिम्बा और चिराग जैन उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, जबकि वह मल्होत्रा परिवार को उन्हीं के घर में चुनौती देगा और दिखाएगा कि बॉस कौन है। कुछ देर बाद अर्जुन को संजय त्रिवेदी का पत्र मिला। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था, लेकिन वह जल्दी ही छिप गया। उसने पत्र देखा। उसमें उसे और उसके माता पिता को मल्होत्रा परिवार के पास पितृ पूजा और भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े येकिंग, आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं 3 दिन में लौटूंगा। अच्छा, मल्होत्रा परिवार के वंशज से जैसी उम्मीद थी। जब समय आए तो तुम्हें वहां होना ही चाहिए, और तुम्हारे माता पिता को भी। तुम सब मल्होत्रा परिवार के सदस्य हो। एल्डर येकिंग बिना किसी हिचकिचाहट के हॉल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उनके होठों के कोनों पर अचानक मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये योजना जरूर कामयाब होगी। जल्द ही अर्जुन इस दुनिया से मिट जाएगा। येकिंग के जाने के बाद राजवीर राणा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, हॉल मास्टर, आप मल्होत्रा परिवार पर भरोसा नहीं कर सकते। प्राचीन मल्होत्रा परिवार वाकई भयानक था और उस समय कुनलुन पर्वतों के लिए अंत तक लड़ा था। हालांकि वर्तमान मल्होत्रा परिवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्राचीन मल्होत्रा परिवार निस्संदेह उस समय के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था, जिसमें 3 दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ और 11 आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ऐसा परिवार उच्च स्तरीय मार्शल प्लेन में भी अपनी छोटी सी पैठ बना सकता था। हालांकि वे सभी प्राचीन युद्ध में मारे गए थे। उनके भौतिक शरीर नष्ट हो गए थे और उनकी आत्माएं भी नष्ट हो गई थीं। वे संसार जैसे प्राचीन पराक्रमी विशेषज्ञ नहीं थे और थोड़े कमजोर थे, इसलिए युद्ध में मारे गए थे। इस प्रकार किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि उन्होंने कुनलुन पर्वत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। हालांकि वर्तमान मल्होत्रा परिवार अलग था। उस समय कुलपति येहोन प्राचीन मल्होत्रा परिवार से अलग हो गए थे। हालांकि वे मृत्यु से बच गए थे, लेकिन उन्होंने वर्तमान मल्होत्रा परिवार को उसी रक्त आत्म संप्रदाय में शामिल कर दिया था जिसने प्राचीन मल्होत्रा परिवार का सफाया कर दिया था। केवल इसी बात ने पूरे परिवार को अविश्वसनीय बना दिया।
हॉल मास्टर उन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता था, विशेष रूप से वह संदिग्ध ये किंग साथी। चिंता मत करो, मुझे उनकी योजना के बारे में पता है। हुआक्सिया में कुछ हुआ था, इसलिए मैं वैसे भी उनसे मिलने जा रहा था। उनसे निपट लेने के बाद मैं उनके सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को वश में कर लूंगा। अर्जुन निडर था। उसके पक्ष में इतने सारे सर्वोच्च सम्राट लोक के राक्षसी जानवर और पौधे थे, उनमें से सिर्फ 1/3 को ही मल्होत्रा परिवार का सफाया करने के लिए काफी था। वे ही लोग थे जिन्हें डरना चाहिए था। हालांकि वह अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था और अपने दादा की स्मृति पट्टिका को पैतृक मंदिर में स्थापित करना चाहता था। उसके बाद वह अपनी योजना पर आगे बढ़ता। राजवीर राणा ने जब सुना कि हुआक्सिया में कुछ हुआ है तो वह नाराज हो गए। हॉल मास्टर, हुआक्सिया में आखिर हुआ क्या था? उसने पूछा। वहां डार्क हॉल का क्या हुआ? क्या आपको चाहिए कि मैं कुनलुन पर्वतों के डार्क हॉल और रेडियंट हॉल को हुआक्सिया लाकर उससे निपटूं? अर्जुन की नज़र राजवीर राणा, मीरा त्रिवेदी, अनिकेत दास और अन्य पर पड़ी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुआक्सिया के डार्क हॉल को इस बार भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, रोशनी और ईशा भी गायब हो गई हैं। सारे सुराग इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे मल्होत्रा परिवार का हाथ है, इसलिए अगर उन्होंने मुझे न भी बुलाया होता तो भी मैं उनसे निपटने के लिए वहां जरूर जाता। मैं देखना चाहता हूं कि वे मेरे साथ कैसे व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं। मल्होत्रा परिवार के प्रति अपने गुस्से के बावजूद वह जानता था कि उसे चीजों को निष्पक्षता से देखना होगा। मल्होत्रा परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ रक्तात्म संप्रदाय के विरुद्ध लड़ाई में काम आएंगे। बेहतर होगा कि वह उच्च स्तरीय लोगों को सील कर दें। वैसे कुछ लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता, जैसे संजय त्रिवेदी। अंत में उसने 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट विशेषज्ञों और उससे ऊपर के सभी लोगों को दबाने और सील करने का फैसला किया। जैसे जैसे उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे सील करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। ठीक है, चूंकि आपके पास पहले से ही एक योजना है हॉल मास्टर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजवीर राणा ने एक लंबी सांस छोड़ी। खुशकिस्मती से हॉल मास्टर उस बूढ़े सनकी के झांसे में नहीं आया था। जूनियर पूर्वज, योजना कैसी चल रही है? जूकिन ने पूछा। हमें कितने सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को जुटाने की जरूरत है? 100। अर्जुन ने शिम्बा और अन्य लोगों की ओर देखा। अब चूंकि शरीर शोधन भूमि और कुनलुन पर्वत के दोनों दीप्तिमान हॉल एक हो गए थे, इसलिए सेनापति या तो संरक्षक बन गए थे या फिर अग्रज। उन्होंने कहा, बड़े शिम्बा और चिराग जैन, मेरे पीछे आओ। एल्डर तियान वेन, एल्डर फेंगगुआंग, एल्डर फेंगलोंग, एल्डर डी लोंग भी। कुछ और भी लाओ। तुम सातों लोग सेना से 100 संरक्षकों को भेजोगे और उन्हें जूकिन और अन्य लोगों का पीछा करके मल्होत्रा परिवार को गुप्त रूप से घेरने के लिए भेजोगे। जब मैं मल्होत्रा परिवार के मुख्य अपराधियों से निपट लूंगा, तब मैं तुम्हें सूचित करूंगा कि तुम बाहर आओ और मल्होत्रा परिवार को एक ही झटके में खत्म कर दो। समझा? हाँ हॉल मास्टर। तियान वेन और अन्य बुजुर्गों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बगल में जू क्यूई ने आश्चर्य से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, युवा पूर्वज से जैसी उम्मीद थी। ये राक्षसी जानवर और पौधे कमजोर नहीं थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ये सब कहाँ से आए हैं। बेशक उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सबके अपने राज होते हैं, खासकर अर्जुन जैसे इंसान के। अनिकेत दास, तुम दूसरे संप्रदायों के बुजुर्गों, साथ ही सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों और राक्षसी जानवरों और पौधों का नेतृत्व करके कुन घाटी में हुआंग परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों का सफाया करोगे। जितने हो सके उतने लोगों को पकड़ो और उनमें से ज्यादा लोगों को अपने सामने आने के लिए उकसाओ, ताकि हुआंग परिवार के पास मल्होत्रा परिवार को मदद भेजने का समय ही न बचे। शेष सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों और राक्षसी जानवरों और पौधों के लिए वे क्यानज्यू शहर, दानिक्सू टाउन और तपोवन आश्रम की रक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। क्यानज्यू शहर रेडियंट हॉल का संचालन केंद्र था, दानिक्सू शहर उनकी गोलियों का आपूर्तिकर्ता था और तपोवन आश्रम वह जगह थी जहां 100 संप्रदायों के गठबंधन का संचालन केंद्र था। ये सभी महत्वपूर्ण स्थान थे जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता था। अर्जुन ने अपनी वर्तमान कमान वाली सेनाओं को तैयारियों के लिए वितरित कर दिया। राक्षसी जानवरों और पौधों के शामिल होने से रेडियंट हॉल और 100 सेक्ट एलायंस अब हुआंग परिवार के सामने किसी भी तरह से कमजोर नहीं होंगे। हुआंग परिवार ने वर्षों में बहुत अधिक शक्ति अर्जित कर ली थी।
हालांकि उनके पास कोई अर्धदैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उनके पास सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ प्रचुर मात्रा में थे। उनकी असली लड़ाकू शक्ति परिवार की पहली 10 पीढ़ियां थीं। हुआंग झांतियन जैसे शिष्य, जिनमें डिंगजुन पर्वत और स्वर्ग भंजन घाटी में मारे गए हुआंग वंश के शिष्य भी शामिल थे, अब तक सफलता प्राप्त कर चुके होते यदि अर्जुन ने उन सभी को न मारा होता। 10वीं पीढ़ी के 150 वंशजों में से 80% सर्वोच्च सम्राट के राज्य तक पहुंच पाते। उस स्थिति में कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि हुआंग परिवार की पिछली पीढ़ियों में कितने सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ठीक है, ये हैं व्यवस्थाएं। अर्जुन ने आदेश दिया और राक्षसी जानवरों और पौधों को देखा। अनिकेत दास, ज़ुक्यूई और राजवीर राणा की आज्ञा मानो। उनकी अवज्ञा या विश्वासघात मत करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम आज्ञा मानेंगे, कृपया निश्चिंत रहें, ऑल मास्टर। उसके पीछे खड़े राक्षसी जानवर और पौधे प्रतिक्रिया स्वरूप घुटने टेक बैठे। ये दृश्य देखकर अनिकेत दास स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुदबुदाया, मुझे डर है कि आज के बाद कुनलुन पर्वत के सभी गुटों को अर्जुन को नाराज करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। मल्होत्रा परिवार तो बस मौत को दावत दे रहा है। ठीक है, अनिकेत दास, राजवीर राणा और ज़ुक्यूई, आप लोग उन्हें योजना के अनुसार संगठित कर सकते हैं। चिराग जैन और शिम्बा, मेरे साथ तपोवन आश्रम चलो। अर्जुन अपने साथ शरीर शोधन भूमि के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर आए थे। संयोग से चिराग जैन का नाम भी शीर्ष 10 प्रतिभाशाली योद्धाओं में से एक था। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति में जमीन आसमान का अंतर था। अर्जुन के जाने के बाद अनिकेत दास और अन्य लोग तेजी से काम में लग गए। आधे घंटे बाद अर्जुन बादलों से घिरी एक चोटी पर पहुंच गया। चोटी की रक्षा करने वाली संरचना अभी भी अक्षुण्ण थी और उस संरचना में अर्जुन के रक्त की कुछ बूंदें समाहित थीं। यहीं पर अर्जुन ने अपने माता पिता को बसाया था। जब से वह अपने माता पिता को हुआक्सिया से यहाँ लाया है, अर्जुन शायद ही कभी वापस आया है, इसलिए वह सोच रहा था कि अब उसके माता पिता कैसे होंगे। अर्जुन ने उस संरचना में प्रवेश किया और जल्द ही उसे चोटी पर एक आधुनिक दिखने वाला विला दिखाई दिया, जो लगभग रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार के विला जैसा ही था। यह अर्जुन का अपने माता पिता के कुनलुन पर्वतों से अपरिचित होने के एहसास को दूर करने का एक तरीका भी था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और पूरे हॉल में 2 सफलताओं की हिंसक आभा महसूस की। तभी अर्जुन ने उन 2 दरवाजों को घूरा। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया और पाया कि उसके माता पिता दरवाजों को तोड़कर अंदर आ रहे थे। इसके अलावा उनकी आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। यद्यपि उसके पिता और माता अपने जीवन के पहले आधे भाग में नश्वर थे, फिर भी अर्जुन यह अच्छी तरह जानता था कि उनके वंश बहुत विशेष थे। उनकी माँ विमला पिछले 100 सालों में हुआक्सिया की सबसे प्रतिभाशाली महिला थीं। उनके पिता की रगों में कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का खून बहता था। अर्जुन ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि वे दोनों लगभग दाओयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ अनगिनत औषधीय गोलियां थीं और विशेषज्ञ भी पहरा दे रहे थे। इसलिए उसके माता पिता शायद उसे रोकने के लिए दिन रात साधना में लगे रहते थे। अर्जुन लिविंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगा। सिगरेट पीने में लगने वाले समय में कमरों में मौजूद सफलताओं की आभा धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों साधना कक्षों के दरवाजे अचानक खुल गए और विमला और ध्रुव मल्होत्रा बाहर निकल आए। दोनों अपनी सफलताओं पर चर्चा करने ही वाले थे कि उनकी नज़र उस पर पड़ गई। उनकी आंखें तुरंत उत्साह से भर गईं। छोटे चेन, तुम वापस क्यों आए? जियांग योरोंग सबसे पहले अर्जुन के पास गया और उसका चेहरा छूने के लिए बढ़ा। देखो, तुम्हारा वजन कम हो गया है। आज मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाऊंगा। वैसे तुम फिर कब जा रहे हो? ध्रुव मल्होत्रा अर्जुन के पास आए और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर थपथपाया। चाहे अर्जुन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिर भी उनका बच्चा ही था। अपने माता पिता को देखकर वह भावुक हो गया। यदि उसके माता पिता ने उस समय ही उस पर भरोसा छोड़ दिया होता, तो संभवतः वह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता जो उसने अब हासिल की है। थोड़ी सी बातचीत के बाद अर्जुन मुद्दे पर आया। पापा, मम्मी, क्या हम कुछ दिनों में कुनलुन पर्वतों में मल्होत्रा परिवार के घर चलें? समय हो गया है। विमला और ध्रुव मल्होत्रा ये सुनकर दंग रह गए। इस दौरान उन्हें कुनलुन पर्वतमाला के बारे में भी कुछ बातें मोटे तौर पर समझ आ गई थीं। इस तरह उन्हें पता चल गया था कि मल्होत्रा परिवार कितना शक्तिशाली था। इसलिए उन्होंने दिन रात साधना की ताकि वे एक दिन अर्जुन के साथ वहां जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन सकें।
हालांकि अभी जाना निस्संदेह मृत्यु को आमंत्रित करना था। काफी देर बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अपने हाथ की सिगरेट बुझाई और अर्जुन की तरफ देखा। वह अर्जुन को घूरता रहा और एक पल के लिए झिझका। फिर उसने एक और सिगरेट निकाली और अपनी उंगलियों से आग जलाई। उसने सिगरेट सुलगाए और 2 कश लिए। उसने कहा, इतने साल हो गए, मैं भी वापस जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दादाजी की स्मृति पट्टिका वापस भेजना चाहता हूँ। एक समय था जब हम मल्होत्रा परिवार की मुख्य शाखा थे और आपके दादा को मल्होत्रा परिवार का मुखिया होना चाहिए था, लेकिन उस कमीने संजय त्रिवेदी ने सब बदल दिया। ध्रुव मल्होत्रा की आंखें गुस्से से भर आईं। ये बात उसके दिल में एक गांठ बन गई थी। जब अर्जुन ने यह बात उठाई तो वह जाना चाहता था, लेकिन जानता था कि उसमें इतना दम नहीं है कि कुछ बदल सके। वे तीनों बहुत ही तुच्छ थे। वे उस कुलीन परिवार से कैसे लड़ सकते थे जो इतने सालों से कुनलुन पर्वतों में बसा हुआ था। अर्जुन स्वाभाविक रूप से अपने पिता के डर और झिझक को समझ सकता था। वह मुस्कुराया और बोला, पिताजी, इस दौरान मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा मेरे पास कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि कुनलुन पर्वत पर लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे रास्ते में आ सके। मल्होत्रा परिवार के लिए भी यही स्थिति है। इस समय अर्जुन का शरीर आत्मविश्वास से भर गया था। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने सामने खड़े बेटे की ओर देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। मैंने सुना है कि संजय त्रिवेदी अब 8वें स्तर के मूल राजा क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं, बल्कि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। मल्होत्रा परिवार पहले से ही पूरी ताकत लगा रहा है। अगर आप हमें अभी वापस ले आए तो क्या कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ जाएगा? ये तो होना ही था। अर्जुन आगे बढ़ा, सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकाली और खुद भी सुलगा ली। हालांकि मल्होत्रा परिवार का नाश तो नहीं हो सकता, पर कुछ लोगों का मरना तो जरूरी है। अगर वो लोग नहीं मरेंगे तो मेरी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। और तो और, बदला लेने का भी मामला है। संजय त्रिवेदी ने जो कुछ भी किया था उसके परिणामस्वरूप अर्जुन ने ये निर्णय लिया कि संजय त्रिवेदी के वंश को मिटाना होगा। जब तक ये वंश अस्तित्व में रहेगा वे सदैव एक गुप्त खतरा बने रहेंगे। भले ही उसके पिता के मन में मल्होत्रा परिवार के लिए भावनाएं थीं और वे मल्होत्रा परिवार का खून बहता नहीं देखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें उन लोगों को मारना ही था जिन्हें मारना जरूरी था। वरना अगर रक्तात्म संप्रदाय के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने कुनलुन पर्वत के खिलाफ कार्रवाई की होती तो खून की नदी बह जाती। ध्रुव मल्होत्रा ने अर्जुन की तरफ देखा और उसके मुंह से सिगरेट हटाते हुए कहा, बेटे, इतना मत पियो। आप कितने आश्वस्त हैं? उन्होंने पूछा। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा को अर्जुन पर भरोसा था, लेकिन मल्होत्रा परिवार जैसे पुराने जमाने के एकांतप्रिय परिवार से निपटना उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। अगर उन्होंने गलत दांव लगाया तो वे सब कुछ गंवा सकते थे। अर्जुन के पिता और विमला के पति के रूप में ध्रुव मल्होत्रा को अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। ध्रुव मल्होत्रा की आंखें निराशा से भर आईं। 10% थोड़ा कम है। क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? पापा, आप गलत समझ रहे हैं। ये 100% सच है, अर्जुन ने कुछ देर बाद चौंकते हुए कहा। आपको और माँ को बस मुझ पर विश्वास करना होगा। ध्रुव मल्होत्रा ने अर्जुन को घूरा। जब उसे अर्जुन के दृढ़ निश्चय का यकीन हो गया तो उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। हालांकि जब आपके दादाजी का निधन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लड़ सकते हैं, लेकिन मल्होत्रा परिवार को नष्ट नहीं कर सकते। ध्रुव मल्होत्रा एक क्षण के लिए रुके और सिगरेट का एक और कश लिया। यही बात है, उन्होंने कहा, हम सब मल्होत्रा परिवार के सदस्य हैं। आप दुष्टों को मार सकते हैं, निर्दोषों को नहीं। उन्होंने अर्जुन के कंधे को धीरे से थपथपाया और संतोष के साथ कहा, तुम्हारे पिता के रूप में, यद्यपि मुझे नहीं पता कि इस समयावधि में तुम कितने बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से कह सकता हूं कि तुम बड़े हो गए हो। मैंने आपके बारे में और 1 वर्ष के भीतर रक्तात्म संप्रदाय के विरुद्ध आपकी होने वाली लड़ाई के बारे में भी कुछ बातें सुनी हैं। मुझे नहीं पता कि रक्तात्मा संप्रदाय किस तरह का अस्तित्व है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अंधाधुंध हत्या करने वाले व्यक्ति बने। अगर ऐसा हुआ तो आप भी बाकी दुष्टों से अलग नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल पिताजी, अर्जुन ने जवाब दिया। वह अपने पिता की बात का मतलब समझ गया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम मल्होत्रा परिवार के पास लौटेंगे तो 2 बुजुर्ग आपकी सुरक्षा करेंगे। मल्होत्रा परिवार से निपटने का मामला मुझ पर छोड़ दो।
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने शिम्बा और चिराग जैन को बुलाया। नमस्कार महामहिम। अर्जुन का अभिवादन करने के बाद दोनों राक्षसी जानवरों ने दंपत्ति की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हालांकि वह इन दोनों के साधना स्तर को समझ नहीं पाया, लेकिन इन दोनों विशेषज्ञों के आभामंडल ने उसे तुच्छ महसूस कराया। छोटे चेन, तुम्हें ये दोनों वरिष्ठ कहाँ मिले? उसने आश्चर्य से पूछा। चूंकि वे आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ये ठीक है पिताजी, वे मेरे अधीनस्थ हैं। भविष्य में वे आपके आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे। अर्जुन ने बड़े शिम्बा की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ हाँ, शिम्बा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जहाँ तक चिराग जैन का प्रश्न है, उसकी आत्मा को मिटा दिया गया था और उसकी जगह अर्जुन की आत्मा का एक अंश डाल दिया गया था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अर्जुन को धोखा दे सके। मल्होत्रा परिवार की बात करें तो इस बार अर्जुन की वापसी सिर्फ पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नहीं थी। नियमों के अनुसार परिवार का मुखिया पद उसके पिता या खुद उसका होना चाहिए। इस बार जब वह वापस लौटा तो अर्जुन अपनी सारी चीजें वापस लेना चाहता था। शिष्य, तुम वापस आ गए। ध्रुव ने अर्जुन के आगमन की खबर सुनी और वहां पहुंच गया। अर्जुन को देखते ही वह प्रसन्नता से भर गया। शिष्य, सौपंथ संघ का संयुक्त प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। आपका बेटा अच्छा है और मेरा शिष्य भी अच्छा है। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और सिर हिलाया। अनिकेत दास की सहायता से ध्रुव की साधना का स्तर भी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गया था। सच कहें तो उस समय अपने दांत खराब हो जाने के बाद ध्रुव ने कभी इस क्षेत्र तक पहुंचने का सपना भी नहीं देखा था। वह अच्छी तरह जानते थे कि आज की यह उपलब्धि इस तथ्य के कारण है कि उनके पास एक अच्छा शिष्य था। आखिरकार हान परिवार एक प्राचीन परिवार था और उनकी नींव मल्होत्रा परिवार से कमतर नहीं थी। दुर्भाग्य से वे मल्होत्रा परिवार की तरह विकसित नहीं हो सके, क्योंकि वे उन लोगों में से थे जिन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रदान करने थे। चूंकि अनिकेत दास अर्जुन को महत्व देते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल अर्जुन के करीबी लोगों की मदद के लिए किया। उदाहरण के लिए ध्रुव मल्होत्रा, राजवीर राणा, मीरा त्रिवेदी और यहाँ तक कि हुआंग वुकियांग भी। इन सभी को कुछ न कुछ लाभ मिला। 100 संप्रदाय गठबंधन ने 200 से अधिक छोटे संप्रदायों को एकत्रित किया था। सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे, लेकिन दाओयुआन क्षेत्र के साधक बहुत थे, जो उनकी सेना का बड़ा हिस्सा थे। संयोग से दीप्तिमान हॉल में विशेषज्ञों की संरचना इसके विपरीत थी। मैंने सीनियर हान से सुना है कि आप इस बार मल्होत्रा परिवार के पास वापस जा रहे हैं। ध्रुव ने उन्हें 100 संप्रदाय गठबंधन की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद पूछा। हाँ, मैं अपने माता पिता को वापस लाना चाहता हूँ और अपने दादाजी की स्मृति पट्टिका को पैतृक मंदिर में स्थापित करवाना चाहता हूँ। साथ ही मैं परिवार के मुखिया का पद भी वापस ले लूंगा। अर्जुन की आंखें तेज थीं। नियमानुसार मेरे पिता को ये पद मिलना चाहिए, लेकिन अगर वे नहीं चाहते तो ये पद मेरा होगा। संजय त्रिवेदी और मेरे परिवार के बीच का झगड़ा भी हमारे लौटने पर सुलझ जाना चाहिए। अच्छा, ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, पहाड़ की तलहटी में 100 संप्रदायों के संघ के कई सदस्य हैं। आप उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ शब्द क्यों नहीं कहते? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अर्जुन ने कहा, समय थोड़ा कम है। मैं कुछ दिन साधना करूंगा और अपनी ताकत स्थिर करूंगा। फिर मैं अपने माता पिता को मल्होत्रा परिवार के पास ले आऊंगा। ध्रुव ने जिद नहीं की। अचानक उसे कुछ याद आया और बोला, अच्छा शिष्य, मेरा एक विनम्र निवेदन है। क्या मैं आपके 4 अधीनस्थों को उधार ले सकता हूँ? वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यही जरूरी है। आखिरकार हुआंग वुकियांग, हुआंग झांतियन, वान्यान पोजुन और चारों में से अंतिम लुवान कियांग सभी शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के बाद दूसरे स्थान पर थे। 100 संप्रदायों के गठबंधन के पास किले को संभालने के लिए विशेषज्ञों की कमी थी। हालांकि अगर इन 4 लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता तो यह समस्या सुलझ सकती थी। जरूर, मैं उन्हें मेडिकल गॉड संप्रदाय में शामिल करवा दूंगा। भविष्य में आप उन्हें आदेश दे सकते हैं गुरु। अब से वे चिकित्सा देव संप्रदाय के संरक्षक होंगे। अर्जुन ने एक ही समय में उन चारों के बीच आत्मिक संबंध के माध्यम से अपने आदेश प्रेषित किए।
हुआंग वुकियांग और अन्य 3-10 वर्षों में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। हालांकि वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे, फिर भी यह स्पष्ट था कि वे अर्जुन की प्रगति की गति के साथ नहीं चल सकते थे। अगर वे उसका अनुसरण करते रहे तो देर सवेर युद्ध में उनकी मृत्यु हो ही जाएगी। उस रास्ते पर जाने के बजाय उन्हें 100 पंथों के संग में शामिल होना ही बेहतर होगा। अच्छी बात है। ध्रुव ये भी जानता था कि अर्जुन को रक्त आत्म संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में पूरा वर्ष साधना करनी होगी। वह प्रतिरोध का आधार था, इसलिए उसकी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके बिना अंत में रक्त आत्म संप्रदाय को कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें अर्जुन को संभालना था, क्योंकि वह 100 संप्रदाय गठबंधन और दीप्तिमान हॉल का सच्चा स्वामी था। वर्तमान अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। अब वह एक सच्चा महाशक्ति बन चुका था और उसके पास 2 शीर्ष सेनाओं का नेतृत्व था जो कुनलुन पर्वत की कई सेनाओं से बेहतर थीं। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें ध्रुव, अनिकेत दास और अन्य लोग संभाल सकते थे। हालांकि उन्हें पूरी योजना की दिशा तय करनी थी, साथ ही अपने अधीन कुछ विशिष्ट विशेषज्ञों को भी जुटाना था, क्योंकि वे केवल अर्जुन का सम्मान करते थे। ठीक है पापा, मम्मी, कुछ दिन आराम करो, मैं एकांतवास में जा रहा हूँ। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें मल्होत्रा परिवार के पास वापस ले आऊंगा और जो हमारा असली है उसे वापस ले लूंगा। अर्जुन की बात खत्म होने के बाद उसने शिम्बा और चिराग जैन की ओर देखा और कहा, अगर हुआंग परिवार अचानक हमला करता है तो आप दोनों मेरी और मेरे माता पिता की रक्षा करेंगे। हाँ माय लॉर्ड। अर्जुन साधना करने के लिए सीधे दूसरी मंजिल पर गया। उसे पहले प्राप्त हुई राक्षसी रक्त की भारी मात्रा को पचाना था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शरीर का शोधन जारी रखना था। इस समय उनके भौतिक शरीर का महत्व उनकी आध्यात्मिक साधना से कहीं अधिक था। इसके अलावा उसके पास अभी भी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए राक्षसी पौधों के कुछ फल थे। भविष्य में ये और हुआंग परिवारों के विशेषज्ञों को सील करने के लिए उसे इनकी जरूरत पड़ेगी। जब अर्जुन एकांतवास में थे तो कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन चिराग जैन और शिम्बा द्वारा मना कर दिए जाने के कारण वे नहीं मिल पाए। इस दौरान अनिकेत दास भी उनसे नहीं मिल पाए। दूर से ध्रुव मल्होत्रा दूसरी मंजिल वाले कमरे को घूर रहे थे। उन्होंने एक और सिगरेट सुलगाए और बुदबुदाए, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब उसका सफर और भविष्य ही उसका रास्ता है। संप्रदाय मास्टर डुआन, पहले अर्जुन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। उसका बेटा बड़ा हो गया था और वह अब उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। भविष्य में उसका बेटा ही तूफान को झेल सकेगा। ध्रुव ने दूसरी मंजिल पर कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा और एक अवर्णनीय अनुभूति महसूस की। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले अर्जुन ने बहुत कुछ सहा था। उन 5 सालों में अर्जुन ने जो कुछ सहा था उसकी तस्वीर आज भी उसके मन में ताज़ा थी। अर्जुन एक अच्छा शिष्य है। ईस्ट कॉइन लेक पर उसे बचाना मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम था। जब ध्रुव मल्होत्रा और ध्रुव संसार कब्रिस्तान के अंदर भावुक होकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, संसार और नी बैजियन ने आह भरी। संसार ने आह भरी, ये तो संयोग है शिष्य, लेकिन फोर्जिंग डिवाइन लॉर्ड का हथियार मल्होत्रा परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में होना चाहिए। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। एक बार जब आप फोर्जिंग दिव्य भगवान को जागृत कर लेंगे तो कलाकृतियों को परिष्कृत करने का मार्ग एक बार फिर प्रकट हो जाएगा। 1000 वर्षों के भीतर यह बहुत संभव है कि कुनलुन पर्वत एक मध्यम स्तरीय सैन्य विमान के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। मैं समझ गया गुरुदेव। बाकी समाधियों का क्या हुआ? क्या कोई प्रतिक्रिया हुई? अर्जुन ने अपनी साधना विधि बताते हुए पूछा। फिलहाल नहीं। संसार ने नी बैजियन की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि मेरी दिव्य आत्मा अधिक से अधिक 1 महीने तक ही जीवित रह सकती है, इसलिए मैं बाकी सब तुम्हारे और फोर्जिंग दिव्य भगवान पर छोड़ता हूँ। चिंता मत करो। नी बैजियन ने सिर हिलाया। यह एक यात्रा जैसा था। ये प्राचीन पराक्रमी विशेषज्ञ एक एक करके आते और कुछ समय के लिए अर्जुन के साथ रहते, फिर अगले व्यक्ति को कमान सौंप देते। उनका लक्ष्य अर्जुन को सिखाना और उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर देना था। जब अर्जुन एकांतवास में थे तब मल्होत्रा परिवार ने पितृ पूजा समारोह की तैयारियां शुरू कर दी थीं। परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों या कहीं भी हों, इस शुभ अवसर पर भाग लेना था। मल्होत्रा परिवार 7 पीढ़ियों से चला आ रहा था और वे पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रति सम्मान प्रकट करते थे। संजय त्रिवेदी और अर्जुन के दादा 7वीं पीढ़ी के थे, ध्रुव मल्होत्रा 8वीं पीढ़ी के थे और अर्जुन 9वीं पीढ़ी के थे।
एक बड़ा परिवार मुख्य और पार्श्व शाखाओं में विभाजित था। मुख्य शाखा परिवार के मुखिया की शाखा थी, जबकि 8 शाखाएं थीं, जैसे येकिंग, येकिन, येनांतियन और पुनीत त्रिवेदी की शाखाएं। संजय त्रिवेदी को इन चारों शाखाओं के प्रमुखों का समर्थन प्राप्त था और वे हुआंग परिवार और रक्तात्म संप्रदाय का समर्थन करने के लिए दृढ़ थे। अन्य 4 शाखाओं में से 3 ने वर्षों के दौरान युद्ध लड़े थे और कई लोगों को खोया था। इस प्रकार उनकी 8वीं और पिछली पीढ़ियों के सभी पूर्वज युद्ध में मारे गए थे। उन्हें नामात्र की शाखाएं माना जा सकता है क्योंकि उनके पास किले को संभालने के लिए केवल कुछ ही सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य युद्ध में मारे गए पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। संजय त्रिवेदी की मुख्य शाखा और उनका समर्थन करने वाली अन्य 4 शाखाओं ने भी वर्षों से युद्धों में अपने कई लोगों को खोया था। कुनलुन पर्वत के विभिन्न संप्रदायों के साथ उनके संघर्ष हुए थे। हालांकि संजय त्रिवेदी में प्राचीन मल्होत्रा परिवार के अवशेषों से दुश्मनी मोल लेने का साहस नहीं था। दूसरी शाखा निषिद्ध क्षेत्र की देखभाल के लिए जिम्मेदार थी। उनके बच्चे कम थे और वे थोड़े अलग थे। अब तक इस शाखा में केवल 5 पीढ़ियां थीं। केवल कुछ ही लोग, लगभग 100, निषिद्ध क्षेत्र और परिवार की नींव से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। वे आमतौर पर एकांत में छिपे रहते थे और तब तक बाहर नहीं आते जब तक कि परिवार खतरे में न हो। मल्होत्रा परिवार के क्षेत्र के द्वार के सामने हजारों वर्ग मीटर के खाली स्थान पर एक पैतृक मंदिर बनाया गया था। यह एक भव्य प्राचीन इमारत थी जो सैकड़ों मीटर ऊंची थी, जिसका निर्माण पूरी तरह से मल्होत्रा परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिन्होंने दुश्मनों को आक्रमण करने और पूर्वजों की शांति को भंग करने से रोकने के लिए कई संरचनाएं और प्रतिबंध स्थापित किए थे। प्राचीन भवन पर लगी पट्टिका पर प्राचीन अक्षरों में मल्होत्रा परिवार पैतृक मंदिर लिखा हुआ था, जो विशेष रूप से भव्य लग रहा था। इसे कई स्तरों में विभाजित किया गया था और इसके अंदर हजारों स्मारक पट्टिकाएं रखी गई थीं। संजय त्रिवेदी और बाकी लोग खुद आए और कहा, बाकी परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। चाहे वे कहीं भी हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, हमें उन्हें वापस बुलाना ही होगा। ये पितृ पूजा समारोह हर 100 साल में एक बार होता है, इसलिए जो भी वापस नहीं आएगा उसे वंशावली से निष्कासित कर दिया जाएगा और वह फिर कभी मल्होत्रा परिवार का सदस्य नहीं बन पाएगा। उन्होंने चारों ओर देखा और इशारा किया, यहाँ का माहौल जितना हो सके उतना भव्य बनाओ। सबके लिए भोज का प्रबंध करो। बलि चढ़ाने के बाद हम यहाँ भोज का आयोजन करेंगे। साथ ही हमें दूसरे गुटों के लिए भी भोज की तैयारी करनी है। यद्यपि पितृ पूजा समारोह मल्होत्रा परिवार के सदस्यों तक ही सीमित था, लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए अन्य परिवारों या संप्रदायों के सदस्यों से विवाह न करना असंभव था। इस दौरान वे अपने जीवन साथी और बच्चों को जरूर साथ लाते थे, जिनके साथ आमतौर पर उन गुटों के विशेषज्ञ भी होते थे जो इस समारोह का निरीक्षण करते थे। हालांकि इन दर्शकों को पैतृक मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनका भोज कहीं दूर आयोजित करना पड़ा। मुख्य भोज में केवल पति पत्नी और बच्चों को ही शामिल होने की अनुमति थी। बेशक अर्जुन को मारने के लिए स्थान का चयन और तैयारी करनी पड़ी। इसके अलावा हुआंग परिवार को भी सूचित करें। उनसे कहो कि वे अपने सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजें। संजय त्रिवेदी तैयारी में जुटे रहे। उन्होंने अपने सामने सब कुछ देखा और कहा, पुनीत त्रिवेदी, ये नानतियन, तैयार हो जाओ। तुम अर्जुन को निर्धारित स्थान पर मार डालोगे। तुम मल्होत्रा परिवार की शक्ति का प्रदर्शन करोगे और हुआंग परिवार के सामने रक्तात्म संप्रदाय के प्रति हमारी निष्ठा सिद्ध करोगे। फिर उन्होंने अपने पीछे खड़े एल्ड येकिंग और एल्ड येकिन की ओर मुड़कर कहा, 8 पार्श्व शाखाओं में से 4 युद्ध करने में सक्षम हैं। 7वीं और उससे पिछली पीढ़ियों के सभी विशेषज्ञों को एकांतवास से बाहर आकर 7 रात्रि आत्मा विभाजन दल बनाने की तैयारी करनी चाहिए थी। अगर तीसरे परीक्षण का प्रभारी व्यक्ति अर्जुन को नहीं मार पाता तो हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। संजय त्रिवेदी यह मानने को तैयार नहीं थे कि मल्होत्रा परिवार की ताकत अर्जुन को मारने के लिए नाकाफी थी। यह उनका घरेलू मैदान था। अगर वे यहाँ उससे निपट नहीं पाए तो एक शीर्ष परिवार के रूप में उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ, परिवार के मुखिया, समझ गया। हम मेहमानों के क्षेत्र को अपने क्षेत्र से अलग कर देंगे। एल्ड येकिंग और एल्ड येकिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और तुरंत संजय त्रिवेदी के आदेशों का पालन करने के लिए निकल पड़े। 3 क्षेत्र थे। उनमें से एक वह जगह थी जहां मेहमानों को दावत देनी थी, जहां से वे बाकी 2 क्षेत्रों में क्या हो रहा है यह नहीं देख सकते थे।
ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जब वे अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करें तो वे दखल न दें। जहां तक अन्य दो क्षेत्रों की बात है, एक वह स्थान था जहां मल्होत्रा परिवार का भोज आयोजित किया जाना था, जबकि दूसरा वह स्थान था जहां अर्जुन की हत्या की जानी थी। मल्होत्रा परिवार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दीं। उसी समय एक बाहरी तल पर एक रहस्यमय स्थान पर कुछ लोग एक भव्य दरवाजे की ओर बढ़े, उनके चेहरे घृणा से भरे हुए थे। आगे वाले व्यक्ति ने रक्त लाल वस्त्र पहना हुआ था और उसकी पीठ पर एक अमर तलवार लटकी हुई थी। उसकी भौहों के बीच रक्त लाल तलवार का निशान था और उसकी देह से एक जानलेवा आभा निकल रही थी जो आसमान तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह रक्त के समुद्र से निकला हो। चलो चलें, उसने आह भरते हुए कहा, हमें उस व्यक्ति द्वारा सौंपा गया मिशन पूरा करना है। इस बार आइए 7वें क्षेत्र तक स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना का उपयोग करें और फिर कुनलुन पर्वत की यात्रा करें। एक महिला ने पूछा, हम स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना से होते हुए 8वें क्षेत्र में क्यों नहीं जाते? क्या ये तेज नहीं होगा? उसने भी रक्त लाल रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर ठंडक थी। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर समझाया, हम इस बार कुनलुन पर्वत पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रक्तात्म संप्रदाय के कई सदस्यों का आभामंडल नष्ट हो गया है। उस व्यक्ति को जो हुआ उसे लेकर थोड़ा संदेह हुआ और उसने हमसे स्थिति की जांच करने को कहा। कुनलुन पर्वतों के लिए नियमित 100 वर्षीय मिशन को कुई म्यू और अन्य लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था। उनकी साधना का स्तर हमसे ऊंचा है। भेंट स्वीकार करने के अलावा वे ये भी देखेंगे कि क्या उन परिवारों और संप्रदायों में से कोई प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रति निष्ठा की शपथ ली है। इस व्यक्ति का नाम होंगजियान था। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी 7वें क्षेत्र में टेलीपोर्ट होने से भले ही हम कुनलुन पर्वतों से दूर होंगे, लेकिन बुजुर्गों ने हमें जल्दी यात्रा करने के लिए अमर कलाकृतियां दी हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में पहुंच जाएंगे। अगर हम 8वें क्षेत्र में जाते हैं तो कुई म्यू और बाकी लोगों को 7वें क्षेत्र में जाना होगा, जिससे उन्हें देर हो जाएगी। महिला ने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, कुनलुन पर्वत एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र है और वहां केवल एक ही स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना है। इसके बावजूद वे चाहते हैं कि हम वहां जल्दी पहुंचें। धिक्कार है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं सबको मार डालूंगी। केवल एक ही टेलीपोर्टेशन संरचना थी जो सीधे कुनलुन पर्वत तक पहुंच सकती थी। हालांकि ये कुई म्यू और अन्य लोगों के लिए आरक्षित थी। यदि होंगजियान और उसका समूह जाना चाहता था तो उन्हें एक अन्य टेलीपोर्टेशन संरचना का उपयोग करना पड़ता जो कुनलुन पर्वत से अधिक दूर थी, जिसका अर्थ था कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें स्वयं ही वहां जाना पड़ता। चल दर, होंगजियान ने अपने 4 साथियों की ओर देखा और कहा, इस बार कुनलुन पर्वत पर तैनात कुछ लोग मारे गए। हम बहुत बदकिस्मत हैं। मुझे लगता है कि कुछ चींटियां विद्रोह करने की कोशिश कर रही हैं। चलो जाकर उनका दमन करते हैं। अच्छा, बड़े साहब को कुछ काम है, वो बाद में हमसे मिलेंगे। टीम के बाकी सदस्य भी गुस्से से भर गए। जैसे ही वे साधना के लिए एकांत में जाने वाले थे, बुजुर्ग ने उन्हें एक कूड़ेदान में जाने का आदेश दिया। इसलिए वहां पहुंचते ही वे अपनी कुंठा शांत करने के लिए कत्लेआम मचाना चाहते थे। वे हजारों या उससे भी ज्यादा लोगों को मार डालते। कम से कम वे अपनी खोई हुई साधना अवधि की भरपाई के लिए कुछ रक्त ऊर्जा तो ग्रहण कर ही लेते। जैसे ही वे 5 स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश किए, स्थानिक शक्ति का एक संक्षिप्त उछाल फूट पड़ा और फिर वे गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसका बूढ़ा चेहरा लाल था मानो उसने शराब पी रखी हो। वह अपने हाथ में लौकी जैसा एक शराब का बर्तन पकड़े हुए था। यदि अर्जुन यहाँ होता तो उसे पता चल जाता कि यह बूढ़ा आदमी वही विशेषज्ञ है जिसे उसने हुआक्सिया के होटल की छत पर देखा था, और यह वही व्यक्ति था जिसे उसके दादाजी ने अपना पुराना परिचित बताया था। हालांकि बूढ़ा आदमी नशे में था, उसकी आंखें एकदम साफ थीं। उसने शराब का एक घूंट लिया और उदासीनता से बोला, वह बच्चा सचमुच मुसीबत में है। दिलचस्प है, सचमुच दिलचस्प।